Joshi and Dipti Shavtekar ma'am to come along with Mrs. Sujita Raneji, Padma Shri Awardee 2001. I request Mrs. Anita Sideji to please welcome and honor with the garland shawl Mrs. Sunita Raneji. आपल्या या सत्राचे सत्र क्रमांक 10 तृतीय पद्म फेस्टिवल पंजाब पटियाला येथून आलेल्या आपल्या पूर्वीच्या ॲथलीट श्रीमती सुनीता राणेजी यांचं स्वागत शिदे मॅम यांनी केलेले आहे. आता मी आपले पॅनलिस्टचा आपल्याला परिचय करून देतो. आपले पॅनलिस्ट आहेत डॉक्टर सतीश सुराणाजी, आपण प्राचार्य आहात काबरा समाजकार्य महाविद्यालय. त्याचप्रमाणे सर सचिव आणि अध्यक्ष आहेत आणि सरांचे 3-4 कॉलेजेस आहेत आणि कायमस्वरूपी विद्यार्थ्यांमध्ये असतात आणि विद्यार्थ्यांनी खेळाकडे भरपूर लक्ष द्यावं. शिक्षणाबरोबरच खेळ खेळल्याने मन, विचार आणि शरीर हे खूप विकसित होतात, याच्यावरती त्यांचा भर असतो. त्याचप्रमाणे आपल्यासोबत पॅनलिस्ट आहेत दीप्ती शेवतेकर मॅम, आपण जुदोच्या नॅशनल प्लेयर आहात, त्याप्रमाणे NISच्या कोच आहात आणि मॅम पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल येथे कार्यरत आहेत छत्रपती संभाजीनगर येथे. तिसरे पॅनलिस्ट आहेत आपले डॉक्टर आदित्य जोशी. डॉक्टर आदित्य जोशी हे विश्वशांती गुरुकुल MIT संस्था प्रणित छत्रपती संभाजीनगर येथे प्रिन्सिपल आहेत आणि डॉक्टर आदित्य जोशी महाराष्ट्र शासनातर्फे दिला जाणारा शिवछत्रपती पुरस्कार प्राप्त आपल्या शहरातील खेळाडू आहेत, जिम्नॅस्ट आहेत. आता मी मिसेस सुनीता राणी यांचा थोडक्यात परिचय करून देतो. मिसेस सुनीता राणी यांनी ज्युनियर एशियन्स गेम्स बँकॉक थायलंड येथे 1500 मीटर, 5000 मीटर आणि 8000 मीटर याच्यामध्ये 1996 साली भाग घेतला होता. ब्रॉन्झ, सिल्वर आणि सिल्वर असे एकाच कॉम्पिटिशनमध्ये त्यांनी 3 मेडल्स मिळवले. वर्ल्ड ज्युनियर गेम्स सिडनी ऑस्ट्रेलिया येथे 3000 मीटरमध्ये त्यांनी 7th रँक मिळवला 1996मध्ये. त्यानंतर साऊथ एशियन फेडरेशन गेम्स दिल्ली येथे 1500 मीटर्समध्ये त्यांनी गोल्ड मेडल मिळवलं. त्यानंतर एशियन गेम्स बँकॉक थायलंड येथे 1500 मीटर आणि 5000 मीटर 1998मध्ये ब्रॉन्झ मेडल आणि सिल्वर मेडल मिळवलेलं आहे आणि भारताचं नाव साऊथ एशियन गेम्समध्ये त्यांनी गौरवान्वित केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे ऑलिम्पिक गेम्स सिडनी ऑस्ट्रेलिया येथे 1500 मीटरमध्ये त्यांचं पार्टिसिपेशन होतं. मॅडमचं एशियन गेम्स कोरिया येथे 1500 मीटर्समध्ये त्यांनी ब्रॉन्झ मेडल मिळवलं 2002 साली आणि हा भारतासाठीचा नॅशनल रेकॉर्डसुद्धा होता. पोलीस गेम्स इटाली येथे जे झाले होते 2003 साली, त्याच्यामध्ये 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर आणि 10000 मीटर अशा 4ही प्रतियोगितांमध्ये त्यांनी भाग घेतला व सर्वमध्ये त्यांनी गोल्ड मेडल मिळवलेलं आहे. मॅडमला 1999 साली भारत सरकारतर्फे अर्जुन अवॉर्ड प्रदान करण्यात आला. 2001 साली पद्मश्री अवॉर्ड प्रदान करण्यात आला. नंतर 2007मध्ये महाराजा रणजित सिंग अवॉर्ड त्यांना प्रदान करण्यात आला आणि पोलीस सेवेत असल्यामुळे डायरेक्टर जनरल पोलीस कमेंडेशन हे त्यांना 2016मध्ये देण्यात आलं. आपल्याला ठाऊक असेल की स्पोर्ट्स, NCC आणि इतर जे काही ॲडिशनल ॲक्टिव्हिटीज असतात ॲकॅडमिक करिक्युलमशिवाय, त्याचा एक विशेष स्पेशल कोटा शासनातर्फे असतो आणि त्या कोट्यामधून, खेळाडूंच्या कोट्यामधून मॅडम 14 फेब्रुवारी 2002मध्ये डेप्युटी सुप्रिटेंडंट इन पोलीस पंजाब पोलीस सेवेमध्ये
त्यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यानंतर सन 2010मध्ये मॅडमची प्रमोशन सुप्रिटेंडंट ऑफ पोलीस असं झालेलं आहे. त्यांच्या वेगवेगळ्या ज्या पोस्टिंग्स झाल्या त्याच्यामध्ये पटियाला आणि चंदीगड आणि पठाणकोट अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी मॅडमनी सेवा दिलेली आहे पंजाब पोलीसच्या अंतर्गत. त्यांचं पंजाब पोलीस सर्व्हिसमध्ये सध्याचं कमांडंट फर्स्ट कमांडो बटालियन बहादूरगड पटियाला येथे ते कार्यरत आहेत. पंजाबमध्ये त्यांना लेडी सिंगम अशा नावाने ओळखलं जातं. मिसेस सुनीता रानी जी, आपका 10वें सत्र में तृतीय पद्म फेस्टिवल में बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. अभी आपके साथ में डॉक्टर सतीश सुराना जी, डॉक्टर आदित्य जोशी जी और दीप्ति शेवतेकर जी आपके साथ में संवाद करेंगे. आपकी संघर्ष यात्रा और जीवन यात्रा के बारे में बात करेंगे और आप युवाओं को मार्गदर्शन करेंगे कि खेल और पढ़ाई दोनों साथ साथ में चलने से क्या होता है. और आप इसके बारे में ये भी बताएंगे कि पढ़ाई, खेल और साथ में यूनिफॉर्म पहनकर भी आप देश की सेवा कर रहे हो. तर मॅडमचं आपण जोरदार स्वागत करूया टाळ्यांनी. आणि मी सूत्र पॅनलिस्टला हँडओव्हर करतो. सबसे पहले तो सुनीता मैम का यहाँ मैं 10वें पर्व में स्वागत करती हूँ. उनके यानी आपके मन में जो क्वेश्चन है वो मैं अपने द्वारा उनको पूछना चाहूँगी. सबसे पहले तो एथलीट यानी इंडिया में एथलीट लोग बहुत कम हैं या उस लेवल तक वो पहुँचे नहीं जाते. तो आपने किस एज में एथलीट होना तय किया था? जैसे गर्ल स्कूल सुनाम डिस्ट्रिक्ट संगरूर में पढ़ती थी मैं. 5th स्टैंडर्ड से शौक़ था बहुत, मतलब कि दौड़ने का, खेलने कूदने का. तो उसी टाइम ना, मतलब जैसे रिले रेस है जो पार्टिसिपेट मैंने फर्स्ट टाइम किया. 5th स्टैंडर्ड में थी तब मैं, तो उस टाइम मैं फर्स्ट आई. तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि तब तो नहीं था मेरे मन में कि मैं एथलीट बनना है, एथलेटिक्स भी कोई चीज़ होती है ना. तो फिर मैं 9th में जैसे गई, रेगुलर जाती रही. तो हमारे स्कूल में जैसे ना लड़कियां पार्टिसिपेट करती थी, जैसे गोल्डी थी, रजनी, 4-5 लड़कियां थी. तो उनको ना ऐसे प्रेयर में खड़े करना कि जैसे बच्चे फर्स्ट आते थे सब ने क्लैपिंग करनी. जैसे मैं आज बच्चों के बीच में आई हूँ, ऐसी उनको भी ऐसे ऑनर करते थे. तो मुझे लगा कि ये लड़कियों को बड़ा ऑनर करते हैं, तो मैं भी इस गेम में चली जाती हूँ. मेरे को भी ऐसे इनकी तरह लोग प्रशंसा, मतलब बच्चे मेरे पे भी तालियां बजाएंगे. अच्छा, यानी तब से आपने भागना शुरू कर दिया जब से स्कूल में थे. स्कूल में नाइस थे. नाइस नाइस. और आपका जो यानी रनिंग, ये तो आपने खुद तय किया, लेकिन उसको मोटिवेशन यानी करने के लिए आपको किस यानी इन्होंने प्रेरणा दी? मोटिवेशन आपको किस लोगों से ज़्यादा प्राप्त हुआ? क्योंकि भारत में देखिए कि हमारे यहाँ हुनर है, यानी पूरी यानी पॉपुलेशन में वी आर सेकेंड, यानी पूरी दुनिया भर में, लेकिन उस तरह से हमें प्रमोट नहीं किया जा सकता, ना फैमिली से ना ही अपने देश से. तो हमें ये जानना जरूरी है कि उनका जो आगे बढ़ना है वो किस चीज़ से आपने यानी सीखा, या कौन सा या मोटिवेशनल चीज़ थी जो आपको आगे ले जाने में सहायता मिली उसे? स्टडी जैसे मैं करती थी तो मतलब मीडियम थी उस टाइम स्टडी में मैं. तो मेरे को लगता था कि जैसे स्कूल के बच्चों में मैं भी मतलब कि आगे आऊँ. ऐसे ना मैं ग्राउंड जाती थी, तो मैं ग्राउंड में जाते जाते फर्स्ट टाइम जैसे मेरे जोगिंदर सिंह गिल थे जिन्होंने मुझे दौड़ते हुए देखा. हम इंडिया जैसे कैंप में लगा था हमारा बच्चों का, जैसे स्कूल के बच्चों का लगता है, तो मेरा भी लगा. तो ऐसे तब हमारी यूनिफॉर्म सूट होती थी, सूट के साथ ही हम दौड़े. तो उन्होंने 400 मीटर दौड़ाया, 200 दौड़ाया. तो उसमें मैं बच्चों में फर्स्ट आई है ना. 4-5 लड़कियां जाती थी गर्ल स्कूल से. यानी वो अपना आपका मोटिवेशन पॉइंट रहा कि जब हम खेलते हैं, यानी ये जरूरी है कि हमें कोई मोटिवेट, 2-4 जनों ने भी हमारे लिए तालियां बजे, दिस
कैन बी योर टर्निंग पॉइंट। आप भी यही ध्यान में रखें बच्चों कि जब हम कुछ न कुछ करते हैं और जब हमको लोगों से मोटिवेशन मिलता है तब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वैसे ही मैम सुनीता रानी जी के साथ हुआ कि बच्चों ने उनको क्लैप किया, टीचरों ने वाह वाह की और उनका दौर शुरू हो गया। मैं अपना हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर सुराना सर को कि वो अगला सवाल पूछें मैम से। मैडम जी, अभी यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। हमने तय किया था कि स्टूडेंट के सामने ही आपका मोटिवेशनल एक स्पीच हो या जानकारी हो। हम ये चाहेंगे कि अपनी पूरी लाइफ की जीवन प्रणाली, यानी कि आपने शुरू से अभी तक कैसे तय किया, ये विस्तार से हमें बताना है, क्योंकि हम ज़्यादा बात करेंगे और आप कम बात करेंगे। आपने ज़्यादा बात करनी है, इसलिए एक ही क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूँ कि आपको यहाँ से बात तक जर्नी, जो लाइफ की जर्नी है, वो सब विद्यार्थियों के सामने पेश जी करें। जी। मैं बच्चों को बताना चाहूँगी, जैसे मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तो मैंने आपको बताया कि मेरे को एक दिन टीचर ने, मैंने होमवर्क नहीं किया था तो मेरे को बोले कि आप बाहर निकल जाओ। तो कई बार बाहर भी निकाल देते थे क्लास में और पीछे खड़ा कर देते थे कि आपने वर्क नहीं पूरा किया। जब मेरे को स्कूल से नहीं क्लास से निकाला कि आपने होमवर्क नहीं किया तो मैं खूब रोई, मेरे को निकाल दिया, स्कूल क्लास से निकाल दिया। मैं बेइज्जती महसूस की। तभी उसमें जो लड़कियां, आपको मैंने बताया कि हमारे गर्ल स्कूल था तो लड़कियों का स्कूल था, लड़कियां जीत के आई थी तो उनको प्रेयर में खड़ा किया, क्लैपिंग की। तो फिर मैंने सोचा कि ये वाला फील्ड देखते हैं ना आजमा के, क्या पता मेरी इस किस्मत इसमें ज़्यादा अच्छी हो। तो फिर मैंने गेम शुरू कर दी। जैसे गेम शुरू की तो मेरे को ये था कि इनकी वजह से स्कूल में छुट्टी मिलती है तो मैं भी एक दिन छुट्टी करानी है स्कूल में। जिस टीचर ने मेरे को निकाला उसको मेरे पे प्राउड हो। तो क्लास से निकाल दिया तब मेरे को लगा कि अब तो मैं स्कूल का काम भी करके जाना है और इसको ये गेम में भी अच्छा करना है। तो मैंने अपनी जो कृष्णा डीपी मैम है तो उनके पास गई कि मेरे को जैसे ये लड़कियां जाती हैं खेलने के लिए, मेरे को भी लेके जाया करो। मेरा ब्रदर भी खेलता था, वो भी डेली जाता था गेम करने। तो मैं देखती थी कि गेम अच्छी चीज़ होगी तभी तो सारे जाते हैं। फिर मैं अपने भाई के साथ ना जिद करने लगी कि मेरे को भी लेके जाया करो, आप जाते हैं तो। वो बोले कि नहीं नहीं, लड़कियां थोड़ा जाती हैं, मैं नहीं लेके जाऊंगा। फिर मैं स्कूल वालों को बोला कि मेरे को ले जाया करो आप। तो कृष्णा डीपी मैडम बोले कि आप तो जूडो में पार्टिसिपेट कर हो रही थी तो कहते कि जूडो के लायक नहीं हो, आप एथलेटिक्स करने आना। पतली सी थी मैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो मेरे को एथलेटिक्स में जैसे लेके जाने लगे तो कोच ने बोला कि 400 मीटर दौड़ के आओ। 3-4 बच्चे थे हम लड़कियां, तो मैं भी दौड़ी नंगे पैर ऐसी। उस टाइम तो इतना वो नहीं था ना, तो ये सूट ही डाला हुआ था, सूट के साथ दौड़ने लग गए तो मैं फर्स्ट आई। ऐसे 3-4 लड़कियां काफ़ी अच्छी दौड़ती थी तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। कहते कि आप शाम को भी आया करो, सुबह भी आया करो। उन्होंने पहले तो बहुत हमें अच्छा खाना खिलाना, उन्होंने कभी कुछ देना खाने को, कभी कुछ देना। फिर उन्होंने बंद कर दिया जब हमारा कैंप ख़त्म हो गया। जब तक हमें खाने को देते रहे तो हम आते रहे, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया कि हम मतलब कि रोज़ कोच कहाँ से दे, है ना। तो हम भी बंद कर दिया, भी नहीं जाएंगे, बच्चे थे ना। तो फिर मेरे भाई को बोला कि इसको लेके आया करो ग्राउंड में आप, तो भी अच्छा करती है, बाकी लड़कियां आती हैं 1-2, ये भी आ जाया करे। तो फिर ब्रदर ने मेरे को मैसेज दिया, मैं जाने लगी। पहले ग्राउंड में प्रैक्टिस भी करती थी। हमारे साथ जो सीनियर लड़कियां होती थी उनके साथ जैसे पेसर बोल देते थे कि तू इनके साथ दौड़ ले, 100 मीटर लगा के या 10 ये लगा के, तो मैं करती रही, है ना। ऐसे वर्क करते करते तो उस टाइम गुड्डियाँ पटोले भी बड़ा खेलती थी, उसके साथ ले जाना, वहीं खेलते रहना। फिर मेरे को सब ने बोलना कि यहाँ आके खेलती रहती है, कुछ करके जाना है, सीरियस होके प्रैक्टिस करो, अच्छा कर सकते हो। ये लड़की गोल्डी है, इसको भी काट सकते हो आप। मैं कहा अच्छा, मैं इसको काट सकती हूँ? कहते हाँ। मैं कहा वो कैसे कटेगी? तो कहते कि सुबह मॉर्निंग भी प्रैक्टिस कराया करो, वो मॉर्निंग में भी करती है और इवनिंग भी करती है, आप तो थोड़ा सा वर्क करके चले जाते हो। मैं कहा फिर मेरे को अच्छा वर्क दो लिख के आप। कोच को भी बोला तो मैं सुबह भी शुरू कर दिया प्रैक्टिस। मॉर्निंग जैसे 3 किलोमीटर से मैंने शुरू किया, धीरे धीरे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर।
तो फिर ऐसे बढ़ाती गई, 10-15 किलोमीटर तक आ गई। तो 6:45 बजे हमारा स्कूल लगता था, 4 बजे मैं ग्राउंड जाती थी। तो मेरा जैसे डिस्ट्रिक्ट में मेडल आ गया, फिर स्टेट में आया, फिर नेशनल में 4th आई फर्स्ट टाइम। तो फिर मैं जब 4th आई तो मैं रोना शुरू कर दिया। मैं कहा मेरा 4th आई हूँ, मेडल लेके जाना था मैं तो बोले कि मेडल ऐसे नहीं आते, पेड़ों पे नहीं लगे हुए, आप तो 3-4 किलोमीटर करते हो, काफ़ी वर्क करना पड़ता है नेशनल के लिए। तो फिर मेरे को अच्छा लगा कि हाँ अच्छा ऐसे मेडल ऐसे नहीं आते। तो फिर मैंने ना जितना वर्क बोलते थे, जब बोलते 10 किलोमीटर करो, 15 करो, तो मैं एक किलोमीटर एक्स्ट्रा करनी। वो लड़की 14 करती थी तो मैं 15 किलोमीटर करनी। तो उसको थोड़ा सा मेरे से डर हो गया कि ये तो रुकती नहीं है, मैं 14 किलोमीटर करती हूँ, ये 15 करती है। तो फिर मेरे को ना ये लगा कि अगली बार मैंने गोल्ड लेके जाना है। जो 4th आई पहली बार, तो ऐसे रेगुलर मैं 1 साल मेहनत की। तो फिर मैं जैसे पंजाब में भी फर्स्ट आ गई, डिस्ट्रिक्ट में भी फर्स्ट, फिर नेशनल के लिए सिलेक्शन हुई लखनऊ के लिए। तो वहाँ पे मैं गई खेलने के लिए। पहले इवेंट में मैं गिर गई, फर्स्ट इवेंट में जब गिर गई तो मेरा कुछ भी नहीं आया। पिछले बार तो मैं 4th थी, इस बार तो कुछ भी नहीं आया। तो फिर मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे करके मैं तो गिर गई हूँ, मेरा नेक्स्ट इवेंट है अगले दिन। तो उसने क्या किया, कहता कि अच्छा तू गिर गई है। तो वो बेचारा बस में चढ़ के आ गया मेरे पास। उसने मेरे को अच्छा दूध दाद पिलाया, कहता कोई बात नहीं, एक ही इवेंट ही गिरी है, दूसरा तो है अभी तेरे पास। मेरे को उसने अच्छा एग उग खिलाए। तो फिर कहता कि अब मॉर्निंग में तैयार हो जा। तो मैं मॉर्निंग के लिए जैसे बस मेरे को ये था कि गिरूँ ना, कम से कम मैं रेस तो पूरी करके जाऊँ यहाँ पे। तो फिर मैंने वहाँ पे 5 किलोमीटर दौड़ी, तो उसमें मैंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड भी आया। पहले इवेंट में मैं गिर गई और दूसरे में गोल्ड आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हार जीत तो ज़िंदगी का है ना सफ़र है, मतलब घबराना नहीं, हमने लगे रहना है। तो जब मैं घबरा जाती तो फिर मैं गोल्ड नहीं ले पाना था ना। तो फिर मैं 800 मीटर दौड़ी, 5000 में भी गोल्ड आया और 800 मीटर में भी मेरा गोल्ड आया। ऐसे मैंने स्कूल के 2 नेशनल रिकॉर्ड बना दिए जूनियर बच्चों में। तो फिर मेरा जैसे 2 गोल्ड लेके आई मैं घर में, तो मेरे पापा बड़े खुश हुए कि मेडल आए हैं ना। तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा कि मैंने मेहनत की थी तो मेरे 2 गोल्ड आ गए। तो ऐसे ही फिर मेरा इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ। जैसे उनको देखा ना कि 2 मेडल आए और टाइमिंग भी अच्छा है, तो मेरा फर्स्ट टाइम जमशेदपुर इंडिया कैंप में नाम आ गया। तो फिर मैं वहाँ चली गई इंडिया कैंप में। तो उन्होंने जैसे मेरे को दौड़ाया 3000 मीटर, और लड़कियों के साथ जो नेशनल चैम्पियन थी सारी वहाँ पे आई हुई थी। तो मेरे पास कंटिन्यूटी तो थी अच्छी, मतलब टेक्निक थोड़ी सी कम थी मेरे पास। जैसे मेरे को नेशनल कोच मिले तो उन्होंने कहा कि आप में बहुत पोटेंशियल है, आप अच्छा और कर सकते हैं, थोड़ा टाइम दो हमें, 1 साल मेहनत करो कंटिन्यू हमारे पास। तो ऐसे मैं 1 साल इंडिया कैंप में मेहनत करती रही। तो उन्होंने कहा कि आपका एशिया में मैं मेडल पक्का लेके देना, कोच ने मेरे को बोला ना। तो मैं जैसे मेरा कोच प्रैक्टिस कराता था तो मैं वैसे वैसे करती रही। तो फर्स्ट टाइम जैसे सीनियर में मेरे को पार्टिसिपेट कराया तो मेरा ब्राउन मेडल आया नेशनल में। तो 5 किलोमीटर कलकत्ता में हुई थी। ऐसे मतलब तब मेरे को सीनियर में थोड़ा सा नाम बढ़ना शुरू हो गया था। पहले 3 में आने शुरू हो गई थी, सेकंड थर्ड ऐसे आने लग गई थी। तो फिर मेरा एशिया जूनियर में मेडल आया। जैसे कोच ने बोला था कि आप 1 साल मुझे दे दो, आप पक्का एशिया में मेडल आएगा। तो फर्स्ट टाइम मेरा जूनियर एशिया में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल आया, बैंकॉक में हुई थी वो। तो ऐसे मेरी जो शुरू हो गया मेरे को इंटरनेशनल लेवल, सैफ गेम में मेरा गोल्ड आया। तो फिर उसके बाद फिर दिल्ली में हुई जूनियर एशिया, तो उसमें भी मेरा मेडल आया। तो उन्होंने देखा कि जूनियर में है, अभी सीनियर में जाने वाली है, 18 साल की थी। तो मेरे को सीनियर कैंप के लिए सिलेक्शन मिल गया ना। सीनियर के साथ प्रैक्टिस करती थी। जैसे उस टाइम ज्योति सिकदर थे, पीटी उषा, साइनी विल्सन, ये काफ़ी अच्छे एथलीट थे जिनको देख के बड़ा अच्छा लगा और मौका मिला इनके साथ दौड़ने का। और बहुत हार्ड वर्क भी करवाते थे। रशियन कोच थे हमारे, वो इतना प्रैक्टिस करानी 20-20 किलोमीटर। तो बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे को दी, प्रैक्टिस करवाई। ऐसे जैसे मैं जूनियर से सीनियर आई तो एकदम थोड़ा सा वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा हो गया।
तो इंडिया कैंप में मतलब मेरा जो टाइमिंग है थोड़ा सा टूट नहीं रहा था, तो थोड़ा सा उनको लगा कि सीनियर में तो मुश्किल है इसका मेडल आना। तो 2-3 महीने पहले ना एशियन गेम होनी थी, तो 3 महीने पहले मेरे को इंडिया कैंप से कहते कि क्वालिफाई तो स्टैंडर्ड इसका बहुत पीछे चल रही है, डाउन है, तो इस कैंप से निकलवा दिया। कैंप से सीनियर बच्चों को सिलेक्शन दी थी इन्होंने जो जिनका टाइमिंग अच्छा था। तो 3 महीने जैसे मैं पहले इंडिया कैंप से आउट कर दिया, मैं बैग उठा के घर में आ गई। तो मेरे पापा को भी लगा कि एशियन गेम के लिए इसने तैयारी करने के लिए भेजा था, वापस आ गई है। तो फिर मेरे को बोले आप ना ऑन पेमेंट पटियाला में जाओ, वहाँ पे प्रैक्टिस करो, अभी 3 महीने पड़े हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ना 3 महीने के वो टारगेट मान के कि चलो कोशिश तो करूँ, अभी तो 3 महीने पड़े हैं। मैंने फिर वहाँ प्रैक्टिस शुरू कर दी, है ना, कोच भी रख लिया अपना एक। फिर उन्होंने मेरे को जूनियर कैंप में ले लिया, जोगिंदर सिंह सैनी होते थे, अब तो उनकी डेथ हो गई है। तो मेरे पापा ने उनसे बात की कि चलो आप जूनियर में ले लो, जो सीनियर में अच्छा नहीं कर पा रही, अभी इतनी एज भी नहीं है, 18 साल की तो है। तो उन्होंने मेरे को जूनियर कैंप में सेलेक्ट कर लिया। तो मैं सलारू कैंप में जाने लगी। जैसे सलारू गई तो कहते कि लड़कियां तो यहाँ है नहीं, तो लड़के ही हैं, लड़कों के कोच के साथ ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं लड़कों के साथ दौड़ना शुरू कर दिया, फिर उनके पीछे पीछे दौड़ती रहती थी। तो मतलब मेरे को अच्छा और प्रैक्टिस मेरी अच्छी होगी कि लड़कों के साथ जब प्रैक्टिस करने लगी। तो फिर मेरे ट्रायल हुए, ट्रायल में मेरा टाइमिंग अच्छा आने लगा, जो पहले अच्छा नहीं था और अच्छा आने लगा, टाइम टूट गया मेरा ना। तो फिर मेरे को 1500 मीटर दौड़ी मैं सीनियर में, तो ज्योति सिकदर के साथ मैं सिल्वर मेडल लिया, उसका गोल्ड था और मेरा सिल्वर। 1-2 सेकंड से मैं मतलब कि ज्योति सिकदर से पीछे थी। 5000 मीटर में भी मैं इंडिया रिकॉर्ड बनाया, फर्स्ट आई। और मेरा 1 सेकंड से फिर मेरा एशियन गेम के लिए सिलेक्शन चुक गया कि 1 सेकंड का अभी फ़र्क है, एशियन गेम के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ। तो फिर जो मेरे जोगिंदर सिंह कोच थे जूनियर के कैंप में, तो उन्होंने कहा कि चलो इस लड़की को देखने के लिए ले जाओ, जंग लड़की है, देखेगी, कुछ सीखेगी। तो ज्योति सिकदर को एज ए पेसर लेके चले जाओ, वो पेस दे देगी इसको, सुनीता पेस देगी ज्योति सिकदर को। तो मैं ऐसे करके मेरे को एशियन गेम के लिए सिलेक्शन मिल गई 1500 और 5000 मीटर में। उस टाइम भी 1-1.5 महीना रहता था। मेरी कोच है जो रेनू कोहली, तो मेरे को बोली कि बेटा आपका भी मेडल आ सकता है, जिस ज्योति सिकदर के ऊपर इनको उम्मीद है, आपका भी आ सकता है, 1-2 सेकंड का तो फ़र्क है, तो आप और मेहनत करो। फिर मैंने ऐसे मेहनत की। तो तब मेरे पे प्रेशर तो था कि मैं तो सिर्फ इधर पेसर के लिए आई हूँ ना, तो मेरा तो मेडल आना मुश्किल है। फिर भी मेरे कोच को मेरे पे उम्मीद थी, तो मेरे को बोले कि आप अच्छे से दौड़ना है, पेस भी देनी है जिसके लिए आपको लेके गए हैं इंडिया की तरफ से, है ना। तो मैंने पेस भी दी। लास्ट में जैसे 1200 मीटर मेरी हो गई, तो लास्ट रहती थी 300 मीटर। 300 मीटर के ऊपर मेरे कोच ने कहा था कि आपने रेस नहीं छोड़नी, जो आपका एम है, जिसके लिए आपको लेके आए वो भी करना है और अपनी रेस भी नहीं छोड़नी। तो ऐसे मैंने रेस अपनी 1200 मीटर के बाद मैंने खींच दी, तब मेरा गोल्ड आया। वो जिस लड़की के ऊपर उम्मीद थी उसका ब्राउन आया। तो उसके बाद 5000 मीटर दौड़ी, फिर भी मेरा 5000 में भी सिल्वर था। तो मैं एशिया का रिकॉर्ड भी 5000 मीटर में बनाया। ऐसे करते करते मेरे 2 मेडल आ गए एशियन गेम में। और मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग पहले हार जाते हैं कि आज मेरा ये कंपटीशन था, है ना, मैं जीती नहीं, अब मैं जीत ही नहीं सकती, है ना। तो मैं हिम्मत रखी तो मेरा एशिया में मेडल आए, है ना। उसके बाद जैसे मैं इंडिया बाहर पंजाब में आई, तो मैं नेशनल गेम का रिकॉर्ड, फिर जो लड़की ज्योति सिकदर ने बनाया था, मैं उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया आते ही नेशनल गेम में। तो फिर मेरे को सैफ गेम लेके गए, सैफ गेम में मेरे 4 गोल्ड आए। तो उसके बाद फिर नेपाल में हुई थी ये 1500 मीटर, 5000 मीटर, 10,000, 800, सारे मेडल मैंने इकट्ठे करके ले आई। तो फिर जैसे 800 मीटर दौड़ती थी 10 किलोमीटर के लिए, उसी दिन एक दिन में 2-2 गोल्ड लिए मैंने देश के लिए। तो फिर सैफ गेम ख़त्म हुई, तो फिर मेरे इंजरी हो गई
इंजरी हो गई, सिडनी ओलंपिक जाना था, मेरा क्वालिफाई हो चुका था, सिर्फ 3 महीने बाकी थे। तो इंजरी हो गई दौड़ते दौड़ते मेरे, तो बड़ा मैं परेशान थी, मतलब जैसे दौड़ती थी तो बहुत दर्द होता था, मेरा पेन होता था। तो फिर मेरे को ये था कि ओलंपिक तो अब 5 साल के बाद आनी है, मैं तो करनी है इसको, कैसे भी करूं, चाहे कर मतलब कि मेरे को मरना पड़ जाए, लेकिन मैं ओलंपिक नहीं छोड़ूंगी। तो फिर मैं ना ये ऐसे किसी को बताना भी नहीं कि मेरे दर्द बहुत है, मैं दौड़ के आ जाना, रात को मेरे इतना दर्द होना, फिर मैं पेन किलर लेके सो जाना कि देखी जाएगी अब 3 महीने तो मैं कैसे ना कैसे निकाल के ओलंपिक खेलना ही खेलना है। तो फिर वो मेरा एम पूरा हो गया। जिस दिन मैं 1500 मीटर दौड़ के ओलंपियन बन गई, तो उसी दिन दौड़ के मैंने सिडनी गई थी, तो मैं कहा अब मेरे प्लास्टर लगा दो आप, जो लगाना है डॉक्टरों ने। वहीं से मैंने फिर व्हील चेयर पर मेरे प्लास्टर लगाया, एशियन ओलंपिक खेल के तो फिर मैं इंडिया वापस आ गई। तो ऐसे ओलंपिक खेली मैं। तो फिर ओलंपिक जैसे मैं खेल के ठीक हो गई, प्लास्टर चढ़ गया, तो डॉक्टर हमारे नेगी हैं जो पीजीआई में, मैं उनके पास गई, मैं कहा मेरे को कैसे भी ठीक कर दो आप। मैं बम्बे तक हर जगह पे अपना ट्रीटमेंट लिया, तो मैं फाइनली मैं ठीक हो गई। मतलब 6 महीने साल में काफ़ी प्रॉब्लम में रही, नहीं पेन नहीं ठीक हुआ, लेकिन कर लिया मैंने ठीक अपने आप को, ठीक हो गई। फिर मैं फिर दोबारा शुरू कर दी, एशियन गेम होनी थी बुसान में, तो उसके लिए मैं तैयारी शुरू की। तो फिर मेरा एशियन गेम में फिर गोल्ड आया और विद रिकॉर्ड 2002 में। उसके बाद जैसे मुझे पद्मश्री अर्जुन अवार्ड दोनों मिले हैं ना, पहले अर्जुन अवार्ड मिला, फिर पद्मश्री मिला, फिर 2006 में महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड मिला। तो 2002 में मैं एज ए डायरेक्टर डीएसपी ज्वाइन किया पंजाब पुलिस में। उसके पहले मैं रेलवे में जॉब करती थी। तो मेरे फादर को ये था कि मेरी बेटी पुलिस में जाए, तो मेरे को भी बड़ा शौक़ था। जैसे मैं शुरू में 5th क्लास में पढ़ती थी, तो अडान सीरियल देखती थी कि मैं किरण बेदी जैसे बनना है। तो फिर मेरा वही एम मेरे को लेके आ गया वहाँ पे, है ना। तो फिर मैं डीएसपी ज्वाइन किया। फिर मैंने बोला मैं अब ट्रैफिक में भी लगना है, जैसे किरण बेदी चालान काटती थी, तो मैंने भी वहीं चालान काटने शुरू कर दिए। तो जैसे गाड़ी उसके पास थी मैंने भी ली वैसी, है ना। तो मैं अपना एम पूरा किया वहाँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो फिर डीएसपी से फिर मैं एसपी बनी, फिर कमांडेंट बनी। और जैसे कमांडेंट पठानकोट में मैं एसपी थी, तो मैं उनको पहले ही बोल दिया था, मैं कहा इस कुर्सी पे मैंने बैठना आके। तो वो बोले कि आप तो अभी एसपी हो, कैसे बैठोगे। मैं कहा देखना आप, इसी कुर्सी के ऊपर बैठूंगी मैं आके। मैं कहा इसको अच्छे से बना लो इस ऑफिस को। तो फिर मैंने वहाँ पठानकोट में एज ए कमांडेंट वहाँ पहुँच गई, जिस सीट पे मैंने सोचा था, और वहीं लगी। फिर पटियाला के लिए मैंने सोचा कि मैं पटियाला में लगना, तो पटियाला में कमांडेंट लग गई बहादुरगढ़। तो मेरे को अच्छा, मतलब पठानकोट के बाद मुझे ये था कि मैं अपनी धरती पे पंजाब में, मतलब थोड़ा सा पटियाला से मेरे शुरू से लगाव रहा है, क्योंकि वहीं पे मैं गेम की, वहीं पे पढ़ी। तो फिर मेरे को ये था कि मैं पटियाला में फिर पहुंच जाऊं। तो मैं अभी बहादुरगढ़ पटियाला में पोस्टेड हूँ एज ए कमांडेंट। तो फिर मेरे 2 बेटियां हैं, तो फिर मेरे को ये लगता था कि मेरी बेटियां भी प्लेयर बने। तो अभी बड़े वाली मेरी बेटी नेशनल चैम्पियन है, उसको 5th स्टैंडर्ड से ही मैंने शुरू करवा दिया गेम। तो अभी नेशनल गोल्ड मेडल लेके आई है पीछे, अभी 3-4 महीने पहले। क्या बात है, हाँ क्या जी। बात है, वाह। तो और एक छोटी बेटी है, वो 5th में है, तो उसको भी मैंने बोला कि जैसे बड़े वाली मेडल लेके आई है, तूने भी लेना है। तो उसका भी अभी सिल्वर मेडल आया है स्टेट में। हाँ, तो मतलब मैं कहना चाहूँगी कि कभी घबराना नहीं चाहिए ना, कि हम जीत गए, हम हार गए, है ना। कई बच्चों का जैसे स्टडी में भी ध्यान ज़्यादा है ना, नंबर कम आ गए, तो अपना बढ़ते जाना आगे, क्योंकि ये हार जीत ज़िंदगी का बना हुआ है ना। कभी नंबर आपके कम आ गए, मेहनत भी की होती है, लेकिन वक्त आपका साथ नहीं होता है ना, कई चीज़ें होती हैं। तो लेकिन आपने जो अपना एम अभी से बनाना, मन में धार लिया ना कि मैंने ये करना है, वो हो ही जाता है। जे आज से आपने सोचना शुरू कर दिया कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो आप, मुझे लगता है कि आप बन जाओगे। जो बंदा सोचता है वो बन ही जाता है।
तो 50% जो काम है हमारा सोचने से ही हो जाता है। जब हमने सोच लिया कि मैं आज औरंगाबाद आना है, तो मैंने सोचना शुरू कर दिया था, 1 महीना तो आ ही गई ना। तो ऐसा ही आपका है ना, आप स्टडी में सोच लिया कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है और मैंने वकील बनना है ना, मैं देश की सेवा करनी है, कुछ भी सोच लिया तो वो हो जाता है। तो आपने आज से ही अपना काम है, जो आपका थिंकिंग है और मैम, क्या करना है, वो अभी से सोचना पड़ेगा। मैम इसी के ऊपर मेरा आपसे एक सवाल है कि आपकी ये जो स्पोर्ट्स की जो जर्नी है ये तो काफ़ी मोटिवेशनल है, लेकिन स्पोर्ट्स जर्नी ख़त्म होने के बाद एक ऐसा खिलाड़ी के ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम आता है जहाँ पे उसको लॉरेल्स और अवार्ड्स मिलने चालू होते हैं, जिसमें जैसे कि आपको खेल के इसका सबसे बड़ा अवार्ड जो है अर्जुन अवार्ड मिला, उसके बाद में अभी पद्मश्री अवार्ड मिला, जिसके वजह से आज आप छत्रपति संभाजीनगर सिटी में हमारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं। तो खिलाड़ी की जर्नी ख़त्म होने के बाद जब आगे की ये अवार्ड्स और पद्मश्री की अवार्ड्स मिलने के बाद आपकी भावनाएं किस तरीके से बदलती है खिलाड़ी की, और सच में ऐसा उसे महसूस होता है क्या वो एक सेलिब्रिटी है, ऐसा महसूस होता है क्या? लेकिन जो सामान्य नागरिक है उनको तो ऐसा लगता है कि आप सेलिब्रिटी है, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हो? हमें ऐसा लगता है, ये काफ़ी सारे बच्चे इनको ऐसा लगता है देखने के बाद कि विराट कोहली है ये तो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन सच में आप क्या फील करते हो ये मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा लगता है कि जो मैंने सोचा था है ना, कि मैंने मतलब कि मैं आपको पद्मश्री की स्टोरी बताना चाहूँगी कि मेरे को कैसे मिला। कौर सिंह होते थे हमारे ना सुनाम शहर के, शायद आपने नाम सुना होगा, बॉक्सिंग में बहुत अच्छे, एशिया के 3 गोल्ड मेडलिस्ट, 3 मेडल लिए थे उन्होंने। तो मेरे को भी ये था कि मैंने कौर सिंह जैसे बनना है, तो मैं कौर सिंह का नाम जपती थी, मतलब कि उन इतना अच्छा लगता था मेरे को कि मैं कौर सिंह जैसे बनना है। मेरे को सारे बोल देते कि कौर सिंह आ गया, कौर सिंह, उनको ये था कि ये फ़ैन है उनकी, है ना, किसी सरदार को ऐसे बना देते कि कौर सिंह आ गया। तो फिर एक दिन कौर सिंह से मेरी इंट्रोडक्शन हुई, तो मैंने सोचा मैं इनको बताना चाहिए, मैं कहा आपको देख के मैं पद्मश्री बनी हूँ। तो मोटिवेशन देखो, आज मैं आपके बीच में आई हूँ, कई बच्चों में हो सकता है कि ये आए हो मन में कि मैं भी सुनीता रानी जैसे बनूं, अर्जुन अवार्ड लूँ, पद्मश्री बनूं, और इसका प्रभाव बड़ा अच्छा पड़ता है, बच्चों के ऊपर पड़ता है। कि जैसे मेरे ऊपर पड़ा है ना, कि वो बच्चियाँ मेडल लेके आई थी और मेरे को भी लगा कि मैं भी लेके आऊँ, है ना। तो मेरे को मतलब अपने आप पे तो नहीं लगता, तो है इतना अच्छा लगता है कि मैं किसी के काम आऊँ, देश के लिए काम आऊँ। बहुत कंट्रियों से मेरे को ऑफ़र आई कि आप हमारी तरफ से खेलो, लेकिन मैं अपना देश नहीं छोड़ के गई। मैं कहा मैं तो यहीं से खेलूँगी, तो मेरे को कौन जानेगा कि मैं भारतीय हूँ, मैं तो हिंदुस्तान के लिए खेलूँगी। बहुत लालच दिया मेरे को, आपको सिटीजनशिप देंगे, इतना पैसा देंगे, वो देंगे, $6000 देंगे पर मंथ, तो मैंने अपना देश नहीं छोड़ा। तो ये मतलब कि मैं यही मेरे को अंदर अच्छा लगता है कि मैं देश के काम आई और मेरी वजह से झंडा ऊपर हुआ, तो अच्छा लगता है मेरे को बहुत। ये देश के लिए खेलने की भावना जो जागरूक हुई आप में, तो उसी का उदाहरण है जो आप खेल के प्रति वही पूर्ण भावना से खेल में समर्पण किया, और अभी आप IPS बोल के काम कर रहे हैं। जी जी। सो एक जो खेल में खेलने के बाद जो आप में कुछ क्वालिटीज़ आई, उस क्वालिटीज़ का अभी का जो आप जॉब कर रहे हो उसमें किस तरीके से आपको फ़ायदा होता है? और आप अभी बोला जाता है कि आप पंजाब की लेडी सिंघम है, हाँ जी। तो उसमें ये स्पोर्ट्स का कुछ भाग है या आप पहले से ही ग्राउंड पे जैसे सिंघम थे तो वही आपने कैरी किया है? नहीं नहीं, ये ग्राउंड के ही वजह से मुझे जो भी मिला है, देखो ग्राउंड से ही मिला है। ग्राउंड हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे मैं आपको बताया कि 4:30-5 बजे उठ के जाती थी, 5 बजे ग्राउंड जाती थी। तो पुलिस में भी वैसा ही है कि आपको कहीं पे भी आपकी ड्यूटी लगा दी तो पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है ना। किसी भी फील्ड में लगा लो, पुलिस में लगा लो, तो 5 बजे उठ के मैं, मेरी शुरू से हैबिट्स रही है कि मैं अपना जो मेरे को टाइम दे दिया उसी टाइम पे पहुंच जाती थी। तो उस वजह से ही मैं सफल हूँ। बड़ी कोशिश की कि ये तो प्लेयर है, इसको क्या आता होगा। तो मैं उस टाइम फिर ग्रेजुएशन भी किया, फिर मैंने लॉ ग्रेजुएशन की, तो BPEB की, फिर कंप्यूटर का भी किया। वैसे तो उनकी
नहीं, मोस्टली यही धारणा होती है कि जब खेल में अच्छा है तो पढ़ने में तो नालायक ही होगा। पर गेम ने मेरे को ना बहुत कुछ सिखाया कि आप पढ़ना भी ज़रूरी है। तो मैं साथ में पढ़ती भी थी। मैंने बताया ना आपको, पहले मेरे को स्कूल से मतलब क्लास से बोलते थे कि काम नहीं करती, ये नहीं करती। जब मेरा वहाँ पे नाम शुरू हो गया स्कूल में, तो मुझे ये लगा कि जब मैं फेल होगी, जब कुछ हो गया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं पढ़ना शुरू भी कर दिया साथ में। तो मैंने आपको इसलिए बताया है कि गेम की वजह से ही मेरे को अंदर है जो टैलेंट शुरू हुआ है, स्टडी का भी और हर फील्ड में। जैसे पुलिस में भी है तो उसमें भी ये एक टाइम का पंक्चुअल और स्ट्रांग होना चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए, क्योंकि जो गेम है हमें डिसीजन भी सिखाती है। नहीं तो देखो, मेरे को लेके गए थे पेसर, तो मैं गेम छोड़ भी सकती थी, है ना, अपना इवेंट छोड़ सकती थी। तो मेरे लिए मेरे तो बहाना था कि मेरे को तो पेसर लेके गया है, मैं तो छोड़ देती हूँ रेस। तो वहाँ पे मेरे को डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, मैंने रेस नहीं छोड़नी, जीतना है। तो वही डिसीजन हमें पुलिस में भी होता है कि किसका डिसीजन है हमें लेना पड़ता है पुलिस में। कोई मतलब मौके पे कोई ऐसी वारदात होगी तो डिसीजन मेकर होना बहुत ज़रूरी है पुलिस में भी। वो मेरे को पुलिस गेम से ही मिली है। तो गेम की वजह से ही आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो बहुत कुछ सिखाती है गेम। अभी देखो, मोबाइल है, टीवी है, ये हमारी ना जो लाइफ है बड़ी इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। तो बच्चे जो आपका आज फ्यूचर है ना आपका, तो ये टाइम बार बार नहीं आएगा आपके पास। देखो, आज आप मेहनत करोगे तो सारी ज़िंदगी ऐश करोगे, आज ऐश करोगे तो सारी ज़िंदगी क्या करोगे, परेशान होगे। तो इसलिए मोबाइल को छोड़ो, टीवी को छोड़ो। तो हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, मोबाइल तो होता ही नहीं था हमारे टाइम में, बड़ा कम होता था। ये लैंडलाइन में फ़ोन कर लिया, बस कर लिया। टीवी का भी हमारे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, देखने नहीं देते थे बिल्कुल भी, चोरियों देखते थे हम लोग थोड़ा बहुत। तो अभी तो कोई आपके पेरेंट्स भी बड़े अच्छे पेरेंट्स हो गए हैं ना, बच्चों को कुछ नहीं कहते कि चल देख लो। तो उस टाइम तो बहुत स्ट्रिक्टनेस थी। मैं ग्राउंड जाती थी तो ग्राउंड ही जाना है, ऐसे नहीं कि इधर उधर चले जाना है। ग्राउंड जाके बातें नहीं करने देते थे। फादर मेरे साथ में जाते थे कि सीधा ग्राउंड से घर, घर से ग्राउंड, यही हमारा एम था। और इसी बदौलत आज मैं यहाँ पे पहुँची हुई हूँ ना। तो उस टाइम मतलब सारी ये बोलते थे कि ये कहीं बैठती भी नहीं है ना, और सारा दिन बस इसका काम ही दौड़ना है। तो मेरे को बोलते थे कि एक दिन तो छोड़ दो, दिवाली का दिन है आज, ये त्यौहार का दिन है, आज तो ना दौड़ो। मेरा पर ये था कि मैंने दौड़ना, मेरे को नींद ही नहीं आती थी दौड़े के बिना। तो आपको भी नींद नहीं आनी चाहिए। अभी आप पढ़ रहे हो तो ऐसे हो कि मैं कुछ बनना है तो मैं उठूं, तो तभी आपका कुछ बनेगा। कम से कम 15-15, 18-18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू मैम। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ इंडियन लेडी, यू आर सिंगम एट योर वर्क प्लेस, दैट इज़ वेरी नाइस। बहुत सी लड़कियां यहाँ हैं, आप भी सिंगम बनना चाहेंगी, बिल्कुल बनना, लेकिन यू हैव टू फिक्स योर गोल नाउ ओनली। लेकिन मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ यू बैलेंस एज अ लेडी family or your workplace. This is very hard for Indian mentality of men's. ये बहुत important है। As a lady singam, she is working at her workplace. But ये बैलेंस करना उतना ही कठिन है। आपने ये जर्नी कैसे की, ये बहुत important है, आप ज़रूर से डिस्क्राइब कीजिए। जैसे मतलब मैं आपको बताया था कि जैसे डायरेक्ट डीएसपी ज्वाइन किया, तब इन्होंने क्या करना ना, मेरी ज़्यादा ड्यूटी लगानी कि ये तो लेडी है, भाग जाएगी। उनको ये नहीं पता कि ये तो भाग भूग के पहले ही आई हुई है, इसने क्या भागना है ना। तो मेरे को हर जगह पे ना ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी लगानी। अभी भी पीछे क्या किया इन्होंने, इलेक्शन ड्यूटी थी, बोले कि भेज दो इसको, है ना, प्राइम मिनिस्टर ड्यूटी आ रही है, भेज दो इसको। तो जिसको बोलते हैं कि भेज दो, वहाँ पे मेरे को जहाँ भेजा, मेरे को डीजीपी डिस्क मिली। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, भेज दो, कहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे को जाने में। इलेक्शन ड्यूटी करके आई, वहाँ पे भी मुझे डीजीपी डिस्क मिली। जो बैठे रहते हैं उनको कौन सा डिस्क मिलेगा, कोई नहीं देगा उनको।
तो 1 साल के अंदर 2-2 डिस्कें मिली। तो मैंने हर चीज़ को ना पॉजिटिव लिया। मैं कहा मेरे को लाइक समझते थे इसलिए तो भेजा इन्होंने मुझे। उस समय फिर आप फैमिली को कैसे यानी संभालती थी, या फिर उनको कैसे आप टाइम देती थी आपके वर्क शेड्यूल हाँ, में? जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे पहले गेम करते थे, फिर स्टडी करते थे, फिर पुलिस में आए, है ना। जब पुलिस में आए तब तो इतनी मतलब सिर्फ ड्यूटी करनी थी, है ना। जब गेम मतलब थोड़ा बहुत अपना फिटनेस करते, जब गेम करते थे तो गेम ही करनी थी। तो जब मैरिज हुई तो गेम भी साथ में ड्यूटी भी करनी है और बच्चे भी संभालने हैं। अब खास करके देखो जेंट्स कहेगा मैं क्यों संभालूँ, भी तेरे बच्चे तू देख, है ना। तो जेंट्स की इतनी जिम्मेवारी नहीं है जितनी लेडीज़ की होती है। तो मेरे को बच्चों को भी संभालना पड़ा। कई बार तो ऐसे होता था कि रात को जैसे ड्यूटी लग जानी तो फिर मैंने क्या करना, अपनी गाड़ी के पीछे बच्चे बैठा लेने अपने, कि रात को मेरी चेकिंग लगती थी कि अकेले बच्चों को नहीं छोड़ना। तो रात को अपना बच्चों को पीछे गाड़ी में बैठाना और अपनी चेकिंग करनी। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा शर्म भी आना कि बच्चे भी साथ ही ले आते हैं ये। तो उस समय की झांसी की रानी अपने पीठ पे, ये अपने पीछे अपने गाड़ी में अपने बच्चे टांगती थी। यानी देखो बच्चों का भी इसमें ये है। एंड अनदर थिंग कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ पनपता नहीं, बट जस्ट जी डिस्क्राइब कि उनकी दोनों बेटियां भी नेशनल प्लेयर है और नेशनल मेडलिस्ट है। वाह मैडम, वेरी नाइस। एक बार उनके लिए तालियां हो जाए। यानी वो एक झांसी की रानी है जो पुराने इसमें थी, और आज ये लेडी सिंघम आज की झांसी की रानी। अगर इनको कहा गया तो मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए तो उनका नाम सुनीता रानी है। यस, वो झांसी की रानी, ये सुनीता रानी। मैम प्लीज हाँ जी, आप डिस्क्राइब कीजिए जी। प्लीज। फिर ना मेरी बेटी बोली कि मेरा नाम ना मेघा रानी है। कहती मैं तो अपना शर्मा रखना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं कहा इसका नाम मैंने रानी सोच समझ के रखा था कि ये रानी की तरह राज करे, तो इसके लिए मैं इसका नाम रानी नहीं छोड़ूंगी। यानी पहले से तय था। हाँ, तो फिर मेरे को बोली मम्मा, कहते कि ये तो पुराने ज़माने का नाम है रानी। रानी मैं नहीं रखना रानी अपना नाम साथ में। अभी थोड़े रिसेंटली की बात है। मैं कहा बेटा इसके पीछे भी कोई लॉजिक है। जो पहले रानी लगाते थे या कौर लगाते थे, सिंह लगाते थे, वो भी उसके पीछे नाम के पीछे भी बड़ा महत्व होता है चीज़ का ना। तो फिर मैंने उसका नाम हटाने नहीं दिया। मैं कहा आपको इसलिए रानी मैं बनाया है कि मेघा रानी जैसे भी मैं मतलब मेरा पीछे मेरी माता ने रानी लगा, तो आपने भी ऐसे ही रानी रहना है। तो बोली फिर ठीक है। बड़ी कोशिश की मेरा चेंज करो नाम। मैं कहा मैं चेंज नहीं करने दूंगी। मैम मैं अभी खेल के क्षेत्र से कुछ अलग बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक हम खेल के बारे में काफ़ी सारा बोल चुके हैं। खेल के अलावा आप कौन से क्षेत्र में रुचि रखते थे? खेल के अलावा जैसे मैं पुलिस का वर्क हो गया है ना। जैसे मेरे मदर मेरे को सारा उन्होंने काम सिखाना कि बेटा भी लड़की हैं तो लड़कियों को हर फील्ड में मतलब हर काम आना चाहिए, घर का भी, है ना। तो हमारी ना ड्यूटी बांध रखी थी, जैसे हम लोग कि आप बर्तन साफ़ करोगे, आप रोटी बनाओगे, ये करोगे। तो सिलाई भी सिखाया, कढ़ाई भी सिखाया, रोटी बनाना भी सिखाया। तो तब मैं बोलती थी कि मम्मी ये हमारे क्या काम आनी है। तो अभी कई बार तो हमारे काम वाले भाग जाते हैं ना, तो मेरे को खुद ही करना पड़ता है काम। तो इसलिए मैं आपको बेटियों को खास करके बताना चाहूँगी कि आपको काम ज़रूर आना चाहिए। कि आप बोलते हैं कि मैं तो नौकर रख लूँगा, है ना, नौकर रख लूँगी। तो नौकर रात को भाग जाए 12 बजे कि मैं नहीं आऊँगा, है ना, मेरे से नहीं होगा, मैं तो बीमार हूँ। तो आपको काम करना ज़रूर आना चाहिए घर का ना, खास करके लड़कियों को, और लड़कों को भी आना चाहिए। क्योंकि आजकल बच्चे जैसे बाहर जा रहे हैं या कुछ भी, है ना, कहीं जॉब करते हैं, तो कितनी देर आप बाज़ार का खाना खाओगे। तो अभी से थोड़ा बहुत घर का भी काम अपने माँ बाप का, पेरेंट्स का हाथ बटाना चाहिए। तब तो ना मतलब कंपलसरी था कि हर लड़की को घर का काम करना ही पड़ेगा। तो मैं 5 बजे उठ के आपको बताया ना कि 5 बजे जाती थी, फिर 6:45 स्कूल, मैं पोछे लगा के जाती थी अपने घर में। फिर आके मैं मम्मी के हेल्प भी करती थी खाना खुना बनाने में। तो सारे काम, सड़ाई कढ़ाई ये सब मतलब कर लेती हूँ मैं। तो सोशल वर्क भी करती हूँ। बच्चों को ये बात समझना बहुत अच्छी तरीके से आवश्यक है कि लाइफ स्किल जो होते हैं ना, वो
कितना भी आप सेलिब्रिटी रहो तो लाइफ स्किल तो हर एक के लिए सेम ही होते हैं। तो मैम की जर्नी जो है, आपने जो बताया मैम, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। हर एक खिलाड़ी के जर्नी में इंजरी नाम का एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप आता है, और वो फुल स्टॉप ओवरकम करने के लिए काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना उस खिलाड़ी को करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि सामने ऐसा लगता है कि अभी मेरा आगे कुछ नहीं होने वाला। जैसे भी आपने बताया कि आपको नी इंजरी थी, आप ओलंपिक में जाके आए, तो वो ऐसा उस टाइम पे वो खिलाड़ियों ने क्या सोचना चाहिए और क्या सोच रखनी चाहिए, ये नए खिलाड़ियों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंजरी जो पार्ट है वो हर एक खिलाड़ी के लिए बचपन से, अगर अभी भाग रहे तो कहीं मोच आ जाएगी या तो फिर कहीं बड़ी इंजरी आ जाएगी, तो उसमें से बाहर कैसे निकले और आप कैसे निकले उसमें से बाहर। जैसे आपने तो इतनी बड़ी इंजरी में से आपने ओलंपिक तक का सफ़र तय किया है, तो बच्चों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। इंजरी जैसे सर ने बताया कि हम बचपन से ही है ना, हमारी इंजरियां होती रहती हैं, क्योंकि लाइफ एक जैसी नहीं रहती। हम रोड पे चल रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, इंजरी होगी, तो ऐसी गेम है। गेम में भी मतलब कि दौड़ते दौड़ते इंजरी हो जाती है। तो मेरे काफ़ी जगह हुई इंजरी, ये नहीं कि मतलब कि एक ही हुई है। हैमस्ट्रिंग भी पुल हो गया था, नी में भी हुई है और एंकल में, काफ़ी जगह हुई है। तो उस टाइम कुछ नहीं सोचते थे कि हम नहीं कर सकते, दोबारा नहीं ठीक हो सकते। तो मेरे को तो यही लगता था कि मैंने ठीक हो के फिर मेडल लेना है। मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचती थी कि मैं तो ठीक हो ही जाना है। जब ओलंपिक के लिए सारे बोल रहे थे कि आपको ओलंपिक तो फिर मिल जाएगी, लेकिन ये इंजरी है, दोबारा ठीक नहीं होगी, आप छोड़ दो। तो मेरे को उम्मीद थी कि मेरी इंजरी ठीक हो जाएगी। हमेशा पॉजिटिव लेना हर चीज़ को। मैंने आपको बताया ना कि कभी हार को हार ही नहीं मानना, कभी इंजरी को इंजरी मानना ही नहीं कि हो जाएगी ठीक। तो जो हम सोचते हैं ना, वो ठीक सोच हमारी है जो पॉजिटिव रखनी चाहिए हमें। काफ़ी काम हमारे सोच के साथ एग्री करते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि सपने में भी मैं दौड़ती थी, वो भी एक टेक्निक है। उससे भी क्या बोलते हैं, आपका स्टेमिना बढ़ता है। जब सपने भी आप जैसे सोच रहे हो कि मैंने साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैं तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो अपने आप को डॉक्टर बना के मतलब कि रात को सपने लिया करो, तो उससे भी आपके सपने पूरे होते हैं। ये ना मेरे को किसी कंट्री की किसी ने बात बताई कि ये एक मतलब कि इस एक्सरसाइज है, ये भी जो आप मतलब कि रात को सोचोगे या दिन में सोचोगे, खास करके रात को जब अकेले होते हो ना, तब अपनी जैसे आप कोई भी काम करना है कि मैंने ये काम करना है, तो अपने आप को वो काम को करके देखना है रात को सोते हुए। तो ये टेक्निक आप करके देखना, तो पक्का आप सफल होंगे ज़िंदगी में। आजकल के खिलाड़ियों के इसमें ना साइकोलॉजिस्ट की काफ़ी सारी भूमिका है। और अभी जैसे आपने बात किया कि सबकॉन्शियस माइंड जो काम करता है हमारे पूरे शरीर के पीछे, तो आप एक ऐसे यूनिक उदाहरण हो कि जो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी को आपने उसको पॉजिटिवली लिया, जो कि आजकल कहीं बहुत सारे खिलाड़ियों में ये दिखता नहीं है। और उनको ऐसे लगता है कि अभी हम एक रेस खेले, अभी इसमें ही मुझे इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहिए। अगर आपके जर्नी के बारे में आपने देखे तो ये बहुत बड़ा लंबा सफ़र होता है खिलाड़ी के लिए, कम से कम 15 साल तो लग ही जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन आजकल के बच्चों को मोबाइल के तरीके सब इंस्टेंट चाहिए, पेशेंस नहीं नहीं रहते, बिल्कुल नहीं है आज। तो ये जो नए पीढ़ी है, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपको अगर एक उच्चतम खिलाड़ी बनना है तो आपने ये चीज़ें करनी ही चाहिए और ये चीज़ें आपने नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि स्कूल में जाना है, उसको एक डिसिप्लिन है, ये लेके जाना है, वो लेके जाना है। सो खिलाड़ी बनने के लिए भी क्या करना ज़रूरी है और क्या नहीं करना ज़रूरी है? जैसे मैंने आपको बताया कि खिलाड़ी बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि 5 बजे मैं ग्राउंड जाती थी, तो 4:30 बजे मैंने अलार्म लगाना कि 4:30 बजे उठ के मैंने तैयार होके स्कूल अपना ग्राउंड में जाना है। तो वहाँ पे भी हम जैसे ना मतलब सुबह अपना दूध पीना, तो चाय नहीं पीनी,
और सवेरे ब्रेकफास्ट में बादाम खाने, चने खाने, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है, जैसे एग खाना, तो जूस पीना। मतलब आजकल जैसे ये तली हुई चीज़ें हैं, समोसा हो गया, बर्गर, पिज़्ज़े, ये हमारे टाइम तो होते नहीं थे, ना हमारे पेरेंट्स हमें खाने देते थे। तो इसलिए ख़ास करके लड़कियों को देखो फैट बढ़ जाती है ना, पिज़्ज़े बर्गर खाने से, तो बर्गर जैसे बन जाते हैं बंदे। तो वो चीज़ें नहीं खानी स्पोर्ट्स ख़ास करके प्लेयर बनने के लिए, है ना। तो रोटी कम से कम खानी है, चावल खाने हैं तो उसमें भी फैट होती है। तो हम लोग मतलब ज़्यादा हरी सब्जियां खानी है ना, तो तरी वाली चीज़ें खानी, लिक्विड चीज़ें खानी, तो थोड़ा ताकत वाली चीज़ें खानी चाहिए। अब लड़कियां खास आगे आपने जाना, लड़कों ने जाना है ना, तो आपकी हाइट बढ़ने की उम्र है जैसे, तो दूध वगैरह आपको ज़्यादा पीना है, जूस ज़्यादा पीना है, दही ज़्यादा खानी है। तो ये पिज़्ज़े बर्गर और ये समोसे वगैरह छोड़ दो, है ना। चने भिगो के खाओ रात को। तो चने तो मैं तो मतलब ऐसे खाती थी, मतलब बहुत ज़्यादा चने खाती थी। अभी भी मेरा शौक़ है, मैं मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए ज़िंदगी में ना बंदे को। ये नहीं देखो कितने सस्ते हैं चने, और मूंगफली होगी, इसके दाने है ना निकाल के मतलब के उसको भिगो के सुबह खाओ, तो बहुत एनर्जी आती है इसके अंदर। जैसे दाल है, दाल को भिगो लिया, उसके जैसे छोटे छोटे निकल जाते हैं ना, तो उसके बाद उसको खाओ। तो पहले की डाइट हमारी नेचुरल होती थी ना। आजकल तो दूध तो कहते हैं हमारे तो हजम ही नहीं होता, तो हमने क्या करना, दूध को ना काढ़ के उसको थोड़ा सा बना लेना, उसको पीना। लस्सी, मक्खन, ये चीज़ें खाते थे हम लोग। मतलब आर्टिफिशियल चीज़ें कम करो, अपने घर की बनी चीज़ खाओ ज़्यादा। और ये डिसिप्लिन तो डाइट का भी कंट्रोल रखना पड़ता है कि खेलते रहो पर डाइट ना खाओ, फिर भी नहीं प्लेयर बनेगा। तो अंदर से भी आप स्ट्रांग होने चाहिए ना। ये नहीं कि अकेली प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस के साथ डाइट और रेस्ट भी चाहिए। तो बाज़ार में घूमने चले गए, फिल्म देखने चले गए, तो ये चीज़ें नहीं थी हमारे टाइम में ना। जो रेस्ट है, जैसे हमने 10 किलोमीटर दौड़ लिए, 15 ना, स्कूल जाए तो रेस्ट के टाइम रेस्ट भी करते थे। तो रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। मैडम जी, ज़्यादातर हमारे पास में ऐसा ही माहौल है कि एक स्पोर्ट्स ये साइड ब्रांच है, चलते चलते कर लेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स में भी इतना बढ़िया करियर हो सकता है जो आपकी तरफ देख कर लगता है। स्पोर्ट्स से ही आप आईपीएस बनी, तो इन बच्चों में क्या गुण आने चाहिए कि जिनकी वजह से स्पोर्ट्स का भी इंटरेस्ट उनका बढ़े, उनसे भी उनको करियर मिले। और जो आदतें हमारे यहाँ पर लग रही है, कोई भी व्यक्ति बगैर मोबाइल का रहता ही नहीं है। 2 साल का बच्चा है, बच्चा रो रहा है तो माँ उसके हाथ में मोबाइल दे देती है, और इसके वजह से जब उसके हाथ से छीन लो वो चिल्लाना शुरू कर देता है। आज भी कई बच्चे बैठे हैं, हर एक के पास मोबाइल है। अपना ध्यान जिस प्रोग्राम की तरफ रहना चाहिए उससे ज़्यादा ध्यान हमारे मोबाइल की तरफ रहता है। एक ये मैं बात बताना चाहूँगी हाँ, कि यस मैडम। मतलब जैसे आप कहते हो कि स्पोर्ट्स का एक फील्ड अलग है कि साइड का, पर इसका ये कितने फ़ायदे हैं। देखो अब मैंने लॉ भी किया है ना, जे सपोज करो मैं कुछ ना बनती तो वकील तो बन ही जाना था ना। पढ़ाई में भी अच्छी हूँ, पढ़ने में भी बंदा अच्छा हो जाता है। ये नहीं कि स्पोर्ट्स से अपना टाइम वेस्ट होता है। अब एक मोबाइल पे बैठ जाओ, 1 घंटा आपका वेस्ट होता है। वही आपने 1 घंटा ग्राउंड में लगाया होता तो आपके को स्पोर्ट्स कोटा मिलता, जो आपके बहुत काम आता है। ठीक है, जो बच्चे मतलब गेम करते हैं, फिट रहते हैं, एक तो आप फिज़िकल फिट रहोगे, एक मेंटली स्ट्रांग रहोगे, एक आपको कोटा मिलेगा, पढ़ाई भी आप कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, आप जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहोगे मिल जाएगी। मतलब मेरे पीछे ऐसे घूमते थे कॉलेज वाले कि मेरे स्कूल कॉलेज में आ, मेरे स्कूल में आ। मतलब गेम ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। तो मैं कहना चाहूँगी कि मोबाइल में नहीं आपका टाइम वेस्ट होता है ना, टीवी में भी हो रहा है, तो इसको छोड़ दो। तो वो प्रैक्टिकल अपने ग्राउंड में टाइम दो। कोई भी गेम, कोई ज़रूरी नहीं कि एथलेटिक्स ही, बहुत गेमें हैं, कबड्डी है, खो खो है, साइकिलिंग है, मतलब किसी भी फील्ड में जो आपको अच्छा लगता है। तो एक हर इंसान की एक गेम होनी ज़रूरी है। एक अपनी फिज़िकल फिटनेस होना ज़रूरी है। जे आप फिट हो तो सारा कुछ ही फिट है, जे फिट ही नहीं है तो कितना भी पढ़ लो, जे शरीर ही नहीं है आपका, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इसके बहुत फ़ायदे हैं स्पोर्ट्स के। आपको
मैं आपके बताना चाहूँगी कि लॉ में मैं जब एडमिशन लेनी थी, एंट्रेंस टेस्ट दिया तो मेरा हुआ नहीं, तो मैं वाइस चांसलर के पास गई कि मैं तो पद्मश्री हूँ जी, अर्जुन अवार्डी हूँ, तो मेरे को उन्होंने कहते कि तुरंत उन्होंने एडमिशन दे दी। तो आपके पीछे भागेंगे कॉलेज वाले, स्कूल वाले, जो आपके पास स्पोर्ट्स कोटा होगा, और नौकरी वाले ऐसे पीछे भागते थे, मैं भाग जाती थी कि आप पुलिस वाले लेने आ गए, मैं नहीं इतनी जल्दी नौकरी लेनी। तब मैं आपको टाइम बताना चाहती हूँ कि एक टाइम में साथ साथ मेरे को ऑफरें थी कि नौकरी ले लो, नौकरी ले लो। तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा आपका कैरियर है, स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडी भी करो, डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं। प्लेयर को ऐसा नहीं है कि प्लेयर है तो प्लेयर ही को बनेगा, नहीं डॉक्टर नहीं बनेगा, तो उसमें भी हमारा कोटा होता है। आपको MBBS में सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, भाग के इंजीनियर में मिलेगी। तो जो भी आपका जैसे सर्विस कमीशन है, जैसे महाराष्ट्र का है, तो वहाँ पे भी आपको किसी भी फील्ड में लगना चाहते हो, पुलिस में है तो उसमें भी आपका कोटा होगा स्पोर्ट्स। स्टडी के साथ साथ आपका गेम होगा तो 50% चांस होते हैं कि आप मतलब कि जो एक बच्चे के 90% नंबर हैं, स्पोर्ट्स वाले के 50 हैं, तो उसको भाग के एडमिशन मिलनी है। तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि मोबाइल से कुछ नहीं मिलना, इससे कोई कोटा नहीं मिलना हमें। इसको सिर्फ छोड़ दो, मोबाइल को छोड़ दो, टीवी को छोड़ दो, गेम फील्ड में करो। हाँ मैम, मुझे अभी एक सीरियस टॉपिक पे आपको थोड़ा पूछना है। हिंदुस्तान में राजनीति और स्पोर्ट्स, ये दोनों का इंटरफेरेंस, हालांकि स्पोर्ट्स ये बिल्कुल एक अपना विभाग है, ये अपना ये है, और उसमें हिंदुस्तान में राजनीति घुसाई जाती, उसका कि बहुत यानी एग्जाम्पल है जो अभी कुश्ती गिर के साथ, गर्ल्स कुश्ती प्लेयर्स के साथ हुआ है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? दिस इज़ वेरी सीरियस मैटर फॉर गर्ल्स कि उन पर जो अन्याय हुआ है या हुआ नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो कंट्रोवर्सी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? राजनीति का ये मतलब कि जैसे हर फील्ड में घुस चुकी है, पुलिस में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, आप कहीं भी ले लो है ना, राजनीति तो हर जगह पे है। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीति आज से नहीं तो शुरू से चलती आ रही है, खास करके जैसे हमारी वहाँ रेसलिंग वाली प्लेयरों के साथ हुआ है ना, तो वो लड़कियों को भी पता नहीं अब क्या इनका कि मेरे को कुछ कहा है लड़कियां, मतलब इतना नहीं मुझे डीपली पता, लेकिन अपने लिए आवाज़ तो ज़रूर उठानी चाहिए जब कोई लगता है कि हमें कोई हरास कर रहा है या कोई है ना, मतलब ऐसे किसी की कोई वैसे हिम्मत नहीं पड़ती। पहले से ही लड़कियों को खास करके रिजर्व रहना चाहिए, क्योंकि हाँ जी ये बात सही है, लेकिन हिंदुस्तान में यानी स्पोर्ट्स में राजनीति आनी चाहिए, यानी जो अपने ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरी खेलों की संस्थाएं हैं अलग अलग, क्या उसमें राजनीति का एंट्रेंस जरूरी है? विदाउट राजनीतिज्ञों के सिवा वो चल सकती है या नहीं? आपका क्या मायना? वैसे राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन ही स्पोर्ट्समैन की फीलिंग समझ सकता है ना। मतलब जिसने कभी चलो गेम नहीं की, उसको नई नॉलेज होती, तो खास करके जैसे स्पोर्ट्स फील्ड है ना, जैसे एजुकेशन फील्ड है, एजुकेशन के लिए टीचर पढ़े लिखे वैसी क्वालिफाइड चाहिए ना, B.Ed की है तभी वो टीचर लगेगा। ऐसी स्पोर्ट्स में भी मतलब होना चाहिए ना कि जो अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, जिसको मतलब प्लेयर उनकी सोच हो कि कम से कम भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स भी नहीं होनी चाहिए, और पॉलिटिकल पीपल विल नॉट इन्वॉल्व इन द स्पोर्ट्स फील्ड। यानी आपकी क्या राय है? ये सही है कि अगर कोई खेल में या कोई भी एक यानी एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ कहीं भी एजुकेशनिस्ट के अलावा पॉलिटिकल कोई यानी उनका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मैम भी यही यानी उनका भी यही राय है मुझे लगता है। हाँ जी। आदित्य, आई हैंड ओवर। मैम, आपका एक दौर था खेलने का, और अभी जो इंडिया में एक खेल का दौर चल रहा है उसको हम मॉडर्न इंडिया का खेल दौर कहते हैं। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आपके दौर में
क्या बदलाव और आज के दौर में क्या बदलाव है और आगे, और जैसे हम बोलते हैं कि हमारा इतना पॉपुलेशन है बट ओलंपिक्स में हम कई खिलाड़ी है जो ओलंपिक्स का कोटा क्वालिफाई कर पाते हैं, तो अभी आप तो एक ऑफिशियल पोस्ट पे हो, तो आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहोगे कि ये बच्चों के लिए जो रास्ते हैं ये और खुलने के लिए, और ये जो क्या बदलाव करना चाहिए, तो आपका इसके ऊपर क्या सोच? जैसे चाइना, जापान, कोरिया मैंने देखे ना देश में, मतलब स्पोर्ट्स को इतने हर जगह पे ग्राउंड है ना, स्कूल से ही उनकी गेम है ਜਿਹੜੀ कंपलसरी कर रखी है उन्होंने। वो कहते कि बच्चे को ना, हर बच्चे को खेल ज़रूरी है। मैंने देखा है कि इतने बड़े बड़े बुजुर्ग वो भी दौड़ते दिखते हैं, तो उनका जो पहले से फोकस होता है ना, तो पहले बचपन में ही 4th 5th में ही उनका डिक्लेयर कर देते हैं कि आपने ये गेम करनी है, आपने ये करनी है, तो टैलेंट को ढूंढते हैं। ग्राउंड उनका मतलब यहाँ पे हर जगह पे ग्राउंड काफ़ी, मतलब उनके ना छोटे छोटे कॉलोनियों में ही बहुत अच्छे अच्छे ग्राउंड हैं जो मिलते हैं। हाँ, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, और बचपन से ही वो बच्चों को क्या करते हैं, टैलेंट निकाल के उनको गेम की तरफ भेज देते हैं। और कहते हैं कि प्लेयर बनना बहुत ज़रूरी है, बाकी कुछ बनना बना। तो जैसे मैं दूसरी कंट्रियों में गए हूँ तो वो फिजिकली फिटनेस बहुत करते हैं। गेम मतलब ये नहीं कि हर बंदा प्लेयर बने, वो कहते हैं कि फिट तो रहें, 10-10 किलोमीटर तो वो डेली दौड़ते हैं। इफ़ यू आर फिजिकल फिट देन डेफिनेटली या मीन्स आप मेंटल ऑल्सो वेरी फिट, ये दोनों साथ में चलने वाली चीज़ें हैं। और एक कहा जाए कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में दिस इज़ वेरी बैड फॉर ऑल ऑफ अस कि स्पोर्ट्स ये को करिकुलम एक्टिविटी में आता है, लेकिन बाहर के देशों में स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन दे आर ऑन द सेम ट्रैक। ये हमारे यहाँ मुझे लगता है कमी है। मैम आप इसी से बिल्कुल सहमत है, जैसे कि आपने अभी डिस्क्राइब किया है कि बाहर के देशों में कितना फैसिलिटी अवेलेबल है, हमारे यहाँ नहीं। सर सुराना जी आप कुछ क्वेश्चन, या आदित्य सर? हर एक खिलाड़ी की जो जर्नी होती है उसमें कुछ ऐसे क्षण होते हैं जो हमारे ज़िंदगी के, हम बोलते हैं ना कि ऐसे क्षण होते हैं, अविस्मरणीय क्षण होते हैं, जिससे हम बोलते हैं कि उसके आगे हमारे पास हमारी जो दौलत है वो क्षण है जो हमारी दौलत है। तो ऐसे अनफॉरगेटेबल मोमेंट फॉर यू, जो आप कभी अपनी जिंदगी भूल नहीं सकते। तो वो क्षण हम जानना चाहेंगे आपसे। जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरा एक सिल्वर मेडल आया बिल्कुल चेस्ट फिनिश से, और 1 सेकंड का 200वें हिस्से में मेरा जो गोल्ड मिस हुआ, तो उस टाइम ना ये लग रहा था वो लड़की इंडोनेशिया की थी और मैं इंडिया की। तो जब उन्होंने दिखाया ना IND, तो मैं कहा इंडिया आगे लगता है, तो उसका इंडोनेशिया उन्होंने गोल्ड कर दिया और मेरा सिल्वर। तो मैं वो भूल ही नहीं सकी ज़िंदगी में कि मेरा इतना बिल्कुल मैक्रो सेकंड से मेरा गोल्ड गया है। तो चेस प्लेस, यानी आप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज चेस प्लेस इन द रनिंग, यानी दोनों का सेम, यानी वो जो डोरी होती है टच वाली, आप उसको यानी दोनों का साथ में टच है, बट जिसका फर्स्ट चेस टच हो जाए उसे फर्स्ट करार दिया गया। यानी दिस इज वेरी अनफॉरगेटेबल मोमेंट फॉर हर कि वो एक चेस यानी टच से पीछे रही और उनका सिल्वर मेडल उसमें आ गया। चलो, यानी हम तो समझते हैं उन्होंने गोल्ड ही लाया है ना। सो क्लैप फॉर हर, वेरी बिग अचीवमेंट फॉर हर। आपकी जो मैंने एजुकेशनल जर्नी देखी एक खेल की जर्नी के बाद, और मेरी जानकारी के मुताबिक आपने जो BPE की जो डिग्री हासिल की वो छत्रपति संभाजी नगर से हासिल। हाँ जी, हाँ, यहाँ से और yes, clap for this. This is a very good moment for our CSN संभाजी नगर के लिए। BPE डिग्री आपके जो है वो हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में है। हाँ जी, हाँ जी, वही यूनिवर्सिटी से मिले, और आज आप वही सभागृह में बच्चों के सामने आप एक स्पीच दे रहे हो। तो मुझे ऐसा कहना है कि आपकी जितनी भी अभी तक की जर्नी रही ना, तो आपने वो
एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ा है और उसको आगे तक लेके गए। तो बार बार अभी सोसाइटी में ऐसा मैसेज है स्पोर्ट्स के लिए कि स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी होते हैं वो उनका एजुकेशन इतना अच्छा नहीं रहता। हाँ, लेकिन आप अभी अगर आप मॉडर्न स्पोर्ट्स पर्सन्स देखेंगे ना, अभी जो हालांकि जो सारी पढ़ाई करके स्पोर्ट्स में भी काम करते हैं। हाँ सो जी। इसके बारे में आप उसको किस तरीके से आप मैनेज करना चाहिए, उसके ऊपर कुछ आप अगर बच्चों को सुझाव दे सकते तो आप सुझाव दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि +2 तक मैं रेगुलर स्कूल जाती थी। वो तो सब बहाने हैं कि मैंने नहीं पढ़ना, मैं खेल लिया, मैं थक गया, है ना। तो मैं बताया ना आपको कि 5:30 बजे प्रैक्टिस करने जाती थी, 4:30 बजे उठती थी। तो फिर उसके बाद ग्राउंड से जाके मैं स्कूल जाना, 1-1:30 बजे स्कूल से आना, फिर मैंने शाम को फिर प्रैक्टिस जाना, रात को पढ़ना, तो सुबह फिर खेलने के लिए मतलब जाना, मतलब यही रूटीन था मेरा। 12th तक तो बिल्कुल रेगुलर जाती रही। फिर मैं ग्रेजुएशन की, मैंने बताया आपको, है ना। फिर मैंने लॉ की, मैं जॉब भी लग गई थी। तब भी मेरे को लगा कि नहीं, कल मैंने ऑफिसर बनना है ना, बड़ा बनना है, तो 4 बंदों में मेरे को बैठने में दिक्कत ना आए, है ना, बोलने में दिक्कत ना आए या समझने में दिक्कत ना आए। तो फिर मैंने लॉ ग्रेजुएशन किया वहाँ से। पहले मैं ग्रेजुएशन किया, फिर लॉ 3 साल की लॉ की, फिर कंप्यूटर का कोर्स किया। मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई भी साथ में बहुत ज़रूरी है। अब देखो, सिर्फ गेम तो काम नहीं आ रही, पढ़ना ही काम आता है बंदे के, है ना। तो जब उनको लगता है कि ये प्लेयर है तो हर कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। जब आप पढ़े होंगे ना तो कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपको। तो अभी तो ये है कि जब मैंने लॉ की है तो बड़े बड़े अफसरों को भी लॉ सिखा देती हूँ। तो उनको ये पहले तो यही लगता है कि प्लेयर है। जब उसको पता लगता है कि ये लॉ ग्रेजुएट है, लॉ की हुई है ना, तो फिर कई बार ऐसे होता है ना कि बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये प्लेयर ही है कि लॉ भी की है। तो जब वो केस कुछ पूरा कर देंगे ना मेरे पास, फिर बोलेंगे, लो, अपनी तरफ से तो बाहर निकल जाते हैं कि आप तो फ्री हो जाते हैं कि मतलब मैडम को सेंड कर दिया हमने, तो सारा केस हम मैडम देखे, है ना। तो उनको ये लगता है कि हम लिखती तो कुछ करते हैं, मुँह जबानी करा लेंगे मैडम से। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, मेरे को बैठा लिया 3-4 अफसरों ने कि ऐसे कर दो। मैं कहा जी कर देती हूँ, लिख के दे दो आप। आपने ये क्यों मेरे को भेजा है ना केस, लिखती तो आप कुछ और बोल रहे हो, मुँह जबानी कुछ और बोल रहे हो, मैं तो नहीं करूँगी। फिर उनको बोला, ले ये तो बड़ा जवाब देती है। मैं कहा सर आपको ये नहीं पता कि मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि खिलाड़ी बनने से पहले पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल वैसे बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, उनको पता लग गया कि अकेला खेलने से नहीं काम चलना, पढ़ना भी पड़ेगा। इसलिए दोनों को बैलेंस करना पड़ता है हमें। मेरे को लगता है कि पढ़ने से खेलना ज़्यादा मुश्किल है। खिलाड़ी को पढ़ना भी तो पड़ेगा। अब जो अफसर बनना है तो उसको तो बेसिक क्वालिफिकेशन तो क्लियर करेगी तभी तो बनेंगे ना। अकेले डिग्री लेके फिर तो नहीं बात, मतलब खेलने से तो नहीं बनेगी बात, पढ़ना भी पड़ेगा आपको। तो इसलिए रेगुलर स्कूल भी जाना और पढ़ना भी है अपना, खेलना भी है और पढ़ना भी है। मैडम जी, आपको लेडी सिंघम कहा जाता है। मुझे और हमारे सारे श्रोताओं को, बच्चों को, आपका पुलिस डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस क्या क्या है? जो अच्छा एक्सपीरियंस हो, बुरा एक्सपीरियंस भी हो, जो भी हो, आप शेयर कीजिए उनको। मैंने बताया ना कि जैसे मैं ट्रेनिंग की है ना, ट्रेनिंग के अंदर भी मतलब वही था। मेरे को 5 बजे उठना, पीटी करना, परेड करना, ये और लॉ की क्लासें लगानी। तो मेरी ऐसी डिस्ट्रिक्ट में पटियाला में मेरे को डीएसपी हेडक्वार्टर लगा दिया। फिर जैसे हेडक्वार्टर लगाया, डाक डूके निकालनी पड़ती थी, वहाँ तो इतना वो नहीं था ना, तो काम सीख गई। ट्रैफिक का था, ट्रैफिक में चालान काटने हैं। तो जो भी हम किसी को तभी बता पाएंगे जो हमें कुछ आता होगा। तो मैंने सारी बेसिक ट्रेनिंग सारा कुछ किया है। तो मैं बताना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ को हम करने के लिए, किसी को बताने के लिए पहले खुद करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग भी की है मैंने। तो आपको तजर्बा बताऊंगी कि जैसे पुलिस में ख़ास करके, क्योंकि सारे आईपीएस ही होते हैं, बड़े अधिकारी, पीपीएस होंगे, आईपीएस होंगे, सारे पढ़ के आएंगे।
तो इसलिए स्पोर्ट्स में भी आपको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और ट्रेनिंग भी ज़रूरी है उसके लिए। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा भी क्षेत्र हो उसमें टीचर गुरु का रोल बहुत बड़ा होता है जी। और आपने जो खेल की जर्नी स्टार्ट की है और जब हम बोलते हैं ना कि कहीं कहीं गुरुओं से हम कई अच्छी चीज़ें सीखते हैं जिसकी वजह से हमारा स्पोर्ट्स करियर बनता है। जी जी। तो आप मैं जैसे हमारे इसमें सबसे बड़ा उदाहरण दिया जाता है कि द्रोणाचार्य जी का और अर्जुन जी का, कि सिर्फ द्रोणाचार्य जी को जो कहना था वो सिर्फ अर्जुन को पता चला कि उसको उस तोते के आँखों में और उसको वही दिखाई देता था। तो जैसे ही आपका था जर्नी हमने देखा कि आपको सोते समय भी आप दौड़ते हुए दिखाई देते थे। जी। आपके ये जर्नी के पीछे गुरु का कितना बड़ा रोल होता है और जो आज के एरा में थोड़ा सा कुछ कम होते जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ आप बता सकते तो बताएं। मैं बताऊंगी आपको कि सबसे पहले मेरे जो जोगिंदर सिंह गिल थे, मेरे कोच थे, तो उन्होंने ही मेरे को देखा दौड़ते हुए फर्स्ट टाइम। जो वो मेरे को ना दौड़ते हुए देखते तो उन्होंने मेरे को बोलना ही नहीं था कि आप अच्छा कर सकते हो। तो उन्होंने क्या करना, कापी पे लिख देना, वर्क बेटा ये कर लेना। नहीं तो ये होता है कि लिख की दी है, नहीं करना नहीं करना तो हमारी मर्जी है ना। तो कभी भी हम अपने कोच को धोखा नहीं देते थे। जब उसने मेरे को 10 किलोमीटर का है रनिंग करने को तो 10 की 11 कर लूँगी, लेकिन कम नहीं करूँगी। अभी का दौर ऐसा है, कोच ने अगर बोला 2 राउंड मार दो तो वो देखते हैं कि कोच हमारे पास देख रहा है कि नहीं। अगर कोच देख रहा होता है तो वो करते, नहीं तो फिर वो ग्राउंड के एक साइड में हो जाते हैं। हाँ जी। तो आप तो ऐसे करते नहीं थे, इसी की वजह से आपकी जर्नी यहाँ तक आई। हाँ जी। और एक ऐसा दौर आता है कि जहाँ पे हम बोलते हैं ना कि जैसे आप पटियाला गए, पटियाला तो प्रोफेशनल एकेडमी है जहाँ पे सारे पढ़े लिखे कोचेस होते हैं। तो पहला जो होता है, जो हम बोलते हैं ना कि जिसको आपने जैसे गिल जी ने आपको पहचाना कि ये जो लड़की है इसमें कुछ स्पार्क है और जो इंडिया का नाम रोशन कर सकती है। लेकिन उसके बाद भी कई खिलाड़ी को कई गुरुओं के अंडर काम करके एक जर्नी कंप्लीट करनी पड़ती है। तो वो दौर कैसा था आपका? जैसे मतलब कि उस टाइम जो मैं आपको बताया ना कि मतलब जिस गांव की थी मैं, तो कोच थे वो मतलब इतना अच्छे थे, वो भी साई के थे मतलब, पर इतना टाइम नहीं दे पाते थे ना कि हम लोगों को बस वर्क बता देते थे कर लो। तो फिर मैं जैसे इंडिया कैंप में गई, वहाँ ज़्यादा रेगुलर कोच मिले है ना। जैसे रेनू कोहली थी, 10-12 साल मैं उनके साथ प्रैक्टिस की है, तो वो ही करवाते थे। तो मतलब जो वर्कआउट उन्होंने बता दिया तो वो तो करना, पूरा करना मेरा कर्तव्य था। मतलब मैं ये सोचती थी, अभी भी हम अपने कोच से डरते हैं। तो मेरी कोच ऐसे इतने स्ट्रिक्ट थे, जैसे भी कोई फ़ोन आना पहले उन्होंने खुद अटेंड करना कि किसका फ़ोन आया है। तो मेरे को साथ ही रखते थे अपने, कहीं बाज़ार भी जाना तो साथ ही जाते थे। मतलब कोच का बहुत बड़ा रोल है। अब जब स्टडी करते हैं तो टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है ना अपने स्टूडेंट को बनाने में। अब जो मेरी वो मैं बताया ना कि मैं वर्क नहीं किया, मेरे को निकाल दिया कि काम नहीं करती है ना, ये जो मेरा कोच मेरी टीचर मेरे को बताती ना तो मैं कहाँ आज यहाँ तक पहुँचती। तो कोच और टीचर का बहुत बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में है ना। तो उसके बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। जिन्होंने जैसे हम पेरेंट्स है, पेरेंट्स भी गुरु होते हैं अपने बच्चों के है ना। बच्चों को चलना सिखाते हैं, पहले पैदा होता है फिर उसको चलना सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं ना। ऐसे पेरेंट्स होते हैं, ऐसे टीचर होते हैं, ऐसे कोच होते हैं। तो कोच ही हमें सिखाते हैं, टीचर सिखाते हैं कि आपने कैसे अपनी जर्नी करनी है पूरी है ना। तो कोच का बहुत बड़ा रोल है, टीचर का बहुत बड़ा रोल है, तभी हम किसी मकाम पे पहुंच सकते हैं ना। तो उनका कहना ज़रूर मतलब इतना मानना चाहिए कि जो उसने कह दिया तो वो काम तो हमने करना ही करना है। अभी मैं विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ कि आपको अगर कुछ मैम से प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते। आपके तरफ से तो हमने कई सारे प्रश्न मैम को पूछे, आप प्रश्न पूछिए। Ma'am, my question is that how can we create a more supportive environment for the athletes in India, both in the terms of infrastructures and financial support? एक्चुअली जैसे पहले भी मैंने बताया कि ना कि ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब
गवर्नमेंट को खास करके, है ना, क्योंकि ये तो फैसिलिटी सारी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवा सकती है। तो हर स्कूल के पास जैसे मतलब हर मोहल्ले में ना छोटे छोटे ग्राउंड होने बहुत ज़रूरी हैं। तो वहाँ पे भी जैसे प्राइवेट टीचर हैं, जो स्कूल मतलब कोचिस हैं, जैसे बेले बैठे हैं, कई को काम नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे कोच रखना चाहिए इनको। तो हर जगह के मतलब के स्कूल के पास या मोहल्ले के पास ग्राउंड होने बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड से ही फिर आगे बात बढ़ेगी। तो हमारे वो नहीं है पूरे, जैसे एक सिटी लगा लो, एक ही ग्राउंड होगा तो दूर दूर से बच्चे कई नहीं आ सकते, गांव में नहीं भेजते पेरेंट्स, तो पास में होगा तो काफ़ी बच्चे हैं जो प्लेयर बन सकते हैं। तो गवर्नमेंट ही ये तो कर सकती है, क्योंकि मतलब फंड्स उनके पास ही आते हैं कि ग्राउंड होने बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, जो हमारे देश का फ्यूचर बन रहा है जिससे। Jai Hind, ma'am. My name is Dhaval Satarke from Bondway Patil Public School. My question to you is, have you ever felt that you should give up? How did you overcome it? मैंने बताया ना कि बेटा जैसे मैं एशियन गेम में मेडल जीत लिया, उसके बाद ओलंपिक जाना था ना, तो मेरी इंजरी हो गई। तो उस टाइम मेरे मन में थोड़ा सा आया कि मैं दोबारा पता नहीं ठीक हो पाऊँगी कि नहीं, इंजरी हो गई है, पर मैं मेंटली स्ट्रांग रही। तो फिर मैंने आपको बताया ना कि मैं दोबारा फिर मेडल जीता एशियन गेम में विद रिकॉर्ड। तो उस टाइम में मुझे लगा था कि मैं तो अब नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी इंजरी इतनी ख़तरनाक हो गई है, मुश्किल लग रहा है मेरे को, लेकिन मैं फिर ठीक होकर दोबारा मेडल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जय हिंद मैम। आप इतनी फास्ट भागती थी, ज़रा हमें टिप्स दो, आप इतने फास्ट कैसे भागती थी? क्या बोलते हैं? यहाँ से ये प्रोग्राम होने के बाद वो यहाँ से भाग के भी दिखाएगी। उनको जल्दी जाना है और वर्क प्लेस। ऐसे मत सोचो कि अभी नहीं दौड़ सकती, अभी भी दौड़ लूंगी तेरे बराबर। तो ग्राउंड चाहिए उसके लिए है? वो चाहता है कि आज यानी उसके लिए कुछ टिप्स हो जाएगी। ये है कि आप यानी उन बच्चों को थोड़ा टिप्स दीजिए कि आपने कैसे भागना यानी करना चाहिए, यानी उस पर इम्प्लीमेंट कैसा करना चाहिए, आपने सोचने के बाद उसके लिए टिप्स आप 2-3 दीजिए उनको। अच्छा, वही मैंने बेटे आपको बताया कि जैसे सुबह जल्दी उठो, ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई के ऊपर भी असर नहीं होगा, है ना। नहीं तो 4 बजे 5 बजे उठ के ना 1 घंटा डेली आप अभी तो यही शुरू करो कि मैंने बस दौड़ना है, ठीक है। सिर्फ जितना आप दौड़ सकते हो, ये नहीं कि मैं एकदम ही कहूँगी कि आप इंटरनेशनल प्लेयर बन जाओगे, है ना, आज ही इतना दौड़ लो। जे आप मतलब ये सोचो कि मैंने ग्राउंड उठ के जाना है, ग्राउंड उठ के ही जाने में आप प्लेयर बन जाओगे। पहले एक बार जाके देखो कि वहाँ सिर्फ 200 मीटर ही दौड़ो, 100 मीटर ही दौड़ो, कुछ भी करो, लेकिन ग्राउंड जाना शुरू करो। जो काम हम सोचते हैं कि मैं आज करूँगा कल करूँगा, और उसको करना शुरू करो। सिर्फ 1 घंटा देख के देखो अपनी गेम को, जो भी आपको गेम अच्छी लगती है, ये नहीं कि रनिंग, कोई भी अच्छी लगती है। आजकल क्या है कि पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन एज वेल एज तुम बच्चों का भी, पेरेंट्स का इतना प्रेशर होता है, चाहे वो गेम्स हो चाहे वो एजुकेशन हो, दे वांट फटाफट रिजल्ट। अभी बच्चा आया, वो उनको लगता है उसने यानी 6 महीने का है, उसने दौड़ना शुरू करना। ये एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स का बढ़ गया है, और ये एक्सपेक्टेशन की वजह से आपके मेंटल यानी जो फिटनेस है वो पेरेंट्स की वजह से भी कुछ कुछ कम होता जा रहा है, क्योंकि आप उस एज में वो सह नहीं सकते जो कि आपको प्रेशर डाला गया है। तो मेरा ये कहना है कि एज अ पेरेंट कि आप पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे और बच्चों के लिए भी क्या सलाह देंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, डेडिकेशन, मोटिवेशन और आपका सैक्रिफाइस ये ज़रूरी है। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, जैसे ना आजकल पेरेंट्स का भी एक दौड़ सी लग गई है कि मेरे बेटे के तो बस 90 से ऊपर ही नंबर आने चाहिए। मैं कई बच्चे ऐसे देखे हैं कि 95 1% कम आने से ऐसे डिमोरलाइज हो जाएंगे, छत से कूद जाते हैं कि मैं तो मर जाना है ना, मैं तो मेरे तो नंबर परसेंटेज कम हो गए, है ना।
तो पेरेंट्स को भी इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अब एक बच्चा है जिसका मतलब कोई 60% वाला भी है, कोई 80 वाला भी है, कोई 90 वाला भी है, 100 वाला भी है। एक तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, है ना। अब मेरा दिमाग 100 वाला नहीं है, 60 वाला है, 70 वाला। ये नहीं कि 60-70 वाला ज़िंदगी में सफल नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, है ना। परसेंटेज से कुछ नहीं होगा। तो कभी भी नंबरों के ऊपर नहीं जाना। हर बच्चा यूनिक होता है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि यानी दिस इज़ फॉर पेरेंट्स कि एक बच्चा अगर पढ़ाई में है तो दूसरे ने उसको उतना ही परसेंटेज लाना चाहिए। इट इज़ नॉट। हर बच्चा हो सकता है, ये पेरेंट्स के लिए है मैम की तरफ से, कि आप हर एक की क्वालिटी अलग होती है। जो माँ बाप ने एज अ कोच हम लोगों ने ये पहचाननी ज़रूरी है। वो स्पार्क बच्चों में दिखाई देता है, ये हेल्दी है और वो एथलीट। हाउ इट इज़ पॉसिबल? नहीं, मुझे एथलीट, क्योंकि मैंने तय किया है कि एज अ पेरेंट मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची एथलीट ही हो जाए, और शी इज़ लिटिल बिट फैटी। हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अगर वो उसमें फैट ज़्यादा है तो वो लिफ्टिंग में डालो, बॉक्सिंग में डालो। ये हुनर आजकल के पेरेंट्स में होना भी बहुत ज़रूरी है। जो वो है वो एक्सेप्ट करने में भी बहुत कुछ चेंज हो सकता है। Myself Samruddhi. Ma'am, my question to you is, what was your best compliment that you received for your sports? कम्प्लीमेंट तो ये है कि जैसे पद्मश्री मिला, वो भी कम्प्लीमेंट है। दैट इज यस, पद्मश्री। और इस देखो मैं यहाँ पे पढ़ी और यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आई हूँ। दैट इज ऑल्सो यस, संभाजी नगर के लिए ये भी बहुत अच्छा, यानी उन्होंने कहा है कि वहाँ यहाँ से ही उनका यानी उन्होंने बीपी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये डिग्री अपने संभाजी नगर से उन्होंने प्राप्ति की है। ये भी उनका अच्छा मोमेंट है। प्लीज़ तालियां हो जाए इसके लिए। यस, इट्स ऑन बेटा। जय हिंद मैम। जय हिंद। माई सेल्फ सोइबा सिद्दीकी एंड मैम मैं खुद एक नेशनल शूटर हूँ। एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम मैंने अब शूटिंग जो है 7 से स्टार्ट की है। लाइक बेसिक नॉलेज कुछ भी नहीं था। आई स्टार्टेड फ्रॉम 7th एंड अभी जाकर मुझे लाइक नेशनल सिर्फ रिसीव हुआ है, नॉट मेडल या नेशनल। तो एक पॉइंट पर ऐसे लगता है कि लाइक इतनी सालों से मेहनत की है एंड कुछ अभी तक बड़ा अचीवमेंट नहीं है। सो उस टाइम पर ऐसे लगता है शायद ये गेम मेरे लिए नहीं है। तो उस टाइम पर हमें कैसे ओवरकम करना चाहिए उसको? एंड उस कौन सी गेम क्लास में पढ़ते हैं आप? मैम मैं फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर में हो। बीए फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मैम फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर वही हो गया, +2 के बाद। +2 के बाद, यस। तो अभी तो कोई ज़्यादा एज नहीं है +2 के बाद, तो अभी तो आप 18-19 साल के होंगे। तो ये मतलब जो आपकी कौन सी गेम कर रहे हो? शूटिंग में तो कोई एज ही नहीं होती। यस। तो आप तो बहुत जल्दी घबरा गए। तो मैं तो काफ़ी देखे हैं बच्चे ग्रेजुएशन के बाद शुरू करते हैं। यस। तो बिल्कुल नेशनल चैम्पियन बनना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये देखो पहले आप डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चों को कवर करके मेडल जीता, है ना। पहले तो स्कूल में मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है, फिर डिस्ट्रिक्ट में जीता अपने पूरी डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्टेट में जीता। कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ना। फिर नेशनल में देखो कितनी स्टेटें आती हैं। तो इसको आप कम नहीं समझना चाहिए ना कि मैं मेडल नहीं लिया। तो पहले हम भी तो +1 में जैसे +2 करके गए थे, तो 1-2 साल पहले आपसे जूनियर मतलब मेडल आ गया होगा इंटरनेशनल में। तो इतना घबराने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब नेशनल चैम्पियन बन सकते हैं तो इंटरनेशनल में भी आपका मेडल ज़रूर आएगा। पर वो है कि अपने आप को थोड़ा सा मेहनत और बढ़ा दो। यस मैम। तो जैसे आप 1 टाइम प्रैक्टिस करते हो, 2 टाइम कर लो, तो उससे आपका जल्दी इंटरनेशनल बनोगे। यस, थैंक यू मैम। आपसे रियली बहुत मोटिवेटेड हूँ मैं, एंड मैं ट्राई करूँगी कि और आगे जाऊँ। थैंक यू मैम। कि योर गेम इज नॉट लाइक एथलीट या क्रिकेटर जो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है गेम में, इन लोगों को अपने यानी बॉडी को गुड मेंटेनेंस में रखना पड़ता है। वैसे तो आपका गेम है नहीं, आपका कंसंट्रेशन का गेम है।
मैम का तो पूरा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, यानी आपके जो मेन यानी लेग्स, वही तो आपका बहुत सारा करियर अभी बाकी है. गुड लक फॉर यू. हेलो मैम, कामयाबी के लिए स्ट्रगल, कोशिश, मेहनत तो बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई करता है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग खुद के लिए स्ट्रगल, कोशिश या मेहनत करते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो देश के लिए स्ट्रगल, कोशिश और मेहनत करते हैं. खुद के लिए माने मुझे कामयाबी मिलने के बाद अधिकार मिल जाएंगे, मेरे लग्जरीज फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, मेरी सारी सुख चैन मिल जाएगा. तो खुद के लिए स्ट्रगल, कामयाबी के लिए स्ट्रगल करना और देश के लिए देश के लिए स्ट्रगल करना, इसमें से आपको क्या लगता है? मतलब क्या फ़र्क है दोनों में? क्या होना चाहिए और क्या फ़र्क है? पहले मैं यही बताया ना आपको कि एक अच्छा इंसान बनना और अच्छा नागरिक बनना हर इंसान की जिम्मेवारी है, हर नागरिक की जिम्मेवारी है. अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जी के देखो तो बहुत ही आनंद आता है. मतलब स्पोर्ट्स में लगा लो, किसी भी फील्ड में लगा लो, जो मतलब आप क्या दे रहे हो समाज को. मैं भी कोशिश करती हूँ कि जैसे मैं ड्यूटी से भी टाइम निकाल के अपने बच्चों का भी टाइम निकाल के, और जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत पड़ती है स्पोर्ट्स में ख़ास करके, और मैं ज़रूर जाती हूँ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए. कोई गेम हो रही है, गेम को करवाने के लिए कि मेरे देश को फ़ायदा हो सके मेरे से. तो इसीलिए मैं आप के बीच में आ जाई, है ना. तो मेरा तो यही एम था कि बच्चों को मोटिवेट करके आऊँ. इतने बच्चे बैठे हो तो कम से कम 10-15 बच्चे तो मेरे से कुछ सीख के जाएंगे, है ना. तो मेरे को अच्छा लगता है. तो हर नागरिक को, चाहे कोई भी है, जैसे कोई टीचर है या कोई किसी फील्ड में है, तो उसको अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए ज़रूर करना चाहिए. जैसे टीचर हैं तो फ्री सेवा बच्चों को पढ़ाएं, तो उससे भी उनको सुकून मिलता है, उसका कोई मूल्य नहीं है. तो वो देश की सेवा में ही आता है. तो और सेवा तो हम मतलब चलो लेडीज़ क्या करेंगी, ये सेवा ज़रूर करनी चाहिए. जैसे टीचर हैं, कोई गरीब बच्चों को पढ़ा दो तो वो भी सेवा में आता है. हमारे बच्चे एजुकेशन अच्छी होगी तो हमारा देश अपने आप तरक्की में आ जाएगा. तो ये हर इंसान का फ़र्ज है ना, कि अपने देश के लिए अच्छा सोचें और आगे बढ़ाएं इसको. जैन मैम, माई सेल्फ अरबाज पटेल एंड आई एम फ्रॉम मौलाना आज़ाद कॉलेज. मैम आई हैव टू क्वेश्चन. मैम, एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का, जब आप स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तो जो ओवर थिंकर होता है तो उसके लिए एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि उसको कोई नेगेटिव बात बोली जाए तो वो मैम टेंशन लेता है और गिव अप कर लेता है अपनी लाइफ से, या फिर वो स्ट्रगल करने में वो इतने एक सक्सेस पॉइंट पर पहुंच जाता है और लास्ट में वो एक गिव अप पॉइंट पर पहुंच जाता है. तो आप इसको कैसे फेस करेंगे? एक मिनट, हाँ, दूसरा भी सवाल ले लेते. जय हिंद मैम, माई सेल्फ जानवी रोड़े. मैम, आपको ये पूछना है कि आप एक लड़की थी तो आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ी क्या फैमिली से, सोसाइटी से, और आप मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसी रहे? थैंक यू मैम. तो फीमेल होने के थोड़ा सा दिक्कत तो आती है. जैसे जब मैं शुरू की तब बोल रहे थे कि लड़की को देखो ग्राउंड में लेके जाते हैं, है ना, तो पढ़ा दो इसको, क्यों मतलब प्रैक्टिस करती है, ये क्यों जाती है ग्राउंड में. तो रिश्तेदार भी बोलते थे कि इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जब जॉब तो मिल गई है, अब क्यों ला कर रहे हो. तो लोगों की नहीं सोचनी, लोग क्या कहते हैं उसके बारे में नहीं सोचना, अपने एम की तरफ भागना है. तो यही है कि अपने एम को अपना टारगेट बनाओ. और लोग मजाक उड़ाते हैं कि नहीं, आप एक बेटे ने पूछा कि वो हम हार जाते हैं तो क्या करें. लोग कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, गिव अप कर जो. लोगों का काम तो मजाक उड़ाना ही है. तो पर आप अपना टारगेट अचीव करके इनको दिखाओ तो सारे अपने आप पीछे हट जाएंगे. एक बार नहीं कर पाओगे, दूसरी बार हो जाएगा, तीसरी बार हो जाएगा. तो बिल्कुल हारना नहीं है ज़िंदगी में, आगे बढ़ना है बस. थैंक यू मैडम.
बहुत ही सराहनीय आज का सत्र ये आपका रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप हमारे यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हो, ये हमारे लिए बहुत गौरवास्पद और अभिमान की बात है। संभाजी नगर से आपने पढ़ाई की, ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए भी बात हो गई है। और काफ़ी प्रश्नों के उत्तर आपने बहुत अच्छी तरह से हमें दिए, बहुत अच्छा ज्ञान इस विषय में हमें प्राप्त हुआ। इसलिए हम ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आज का ये सत्र यहाँ पर संपन्न होता है।